सही है, सोना रहा। स्टार्ट करें। पहली बात ध्यान से सुनना अच्छे तरीके तक, ठीक? फिर तो सुनूंगा तुमसे, बहुत सारी डेफिनेशन बताऊंगा। जीएस जो 2 था ना, इसके अंदर जब सिलेबस था यूपीएससी का जब सिलेबस चेंज हुआ था ना, वर्ष 2013 में हुआ था। कब? जैसे 2013 से सिलेबस बदला ना, तो पहले तो हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट पढ़ते थे, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं गवर्नेंस। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? एक्चुअली में गवर्नेंस कोई सिलेबस ही नहीं है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन जिसे बोल रहे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोल रहे, लोक प्रशासन, उसका ही निकाल कर ले गया। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोल रहे बोलते हैं लोक प्रशासन, उसके अंदर से निकल कर ले गया। अब आज हम समझेंगे गवर्नेंस का मतलब क्या हो शासन। अब तुमने एक चीज तो सुनी होगी एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते आजकल, जिसे तुम क्वेश्चन करते रहे, सुशासन बहुत सुना होगा। नहीं सुना होगा तो ये तो सुना ही होगा, गुड गवर्नेंस। आया समझ में? गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस जैसी संकल्पना कुछ है ही नहीं, हकीकत ये हो। आया समझ में? जब तक तुम बैड गवर्नेंस नहीं समझ लेंगे तब तक गुड गवर्नेंस नहीं समझ में आने का। तो जो गवर्नेंस है ना, आज इसे समझना कि इसका मतलब क्या हो। आया समझ में? तो पहले हम क्या पढ़ते थे? गवर्नमेंट। कब जोड़ा गया? 2013 में। ये भी यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था 2013 में। यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ 2013 में, हमने गवर्नेंस जोड़ दिया, तब से हमने गवर्नेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और गवर्नेंस और एक गवर्नमेंट, दोनों में क्या अंतर है मैडम? इधर फोकस लगा लो। आज समझ, ज्यादा दार्शनिक बनने की जरूरत नहीं है, इधर देख लो। ठीक, देख लो इधर। अब हम समझेंगे गवर्नमेंट क्या थी। तो जो गवर्नमेंट थी ये हमारा गवर्नेंस, ठीक। तो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या हो? तो जो गवर्नमेंट है ना हमारा, ये हमारा गवर्नेंस। तो जो गवर्नमेंट हो ना, ये हमारा पता क्या हो? साध्य हो, साध्य। और जो गवर्नेंस है ना, इस साध्य को प्राप्त करने का ये हमारा साधन हो। साधन क्या होगा? यानी अगर गवर्नमेंट हमारा साध्य होगा, साध्य का मतलब वो लक्ष्य, टारगेट। आया समझ में? उसके बाद तो जो गवर्नेंस होगी ना, वो हमारा साधन होगा। ठीक, गवर्नेंस क्या होगी? एक प्रकार का साधन। अब तुम्हारा टारगेट क्या होगा? यूपीएससी होगा। अब यूपीएससी तक जैसे तुम पहुंचना, ये तुम्हारा यूपीएससी। अब यूपीएससी तक पहुंचने के लिए ना तुम पहले मुझ 100 को गुजरना पड़ेगा, मेरी मार खानी पड़ेगी तुम। आया समझ में? मेरी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुननी पड़ेगी तुम, और भी बताएंगे तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा। कभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब कोचिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, कभी तुम अंदर बुलाया जाएगा, कभी तुम्हारे साथ कभी ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा तमाम प्रकार की घटना तुम्हें झेलनी पड़ेगी। आया समझ में? इसे क्या बोलते हैं? साधन। उस 100 को गुजरना पड़ेगा। नहीं, अगर ये बताओ अगर साधन ही बेकार हो जा, आया समझ, साधन नाराज हो जा, क्या हो जाए? साधन, तो साध्य तक पहुंच पाओगे? कठिनाई पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यही बात। अब जो हमारा यहाँ है, जो गवर्नेंस है, जिसे हम प्रशासन बोलते हैं, शासन बोलते हैं, ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका। आज नहीं तो कल तुम तैयारी करके प्रशासन के अंदर जाओगे, तुम एडमिनिस्ट्रेटर्स का हिस्सा होगे। एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोल रहे, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन, जब प्रशासन का हिस्सा बनोगे, जो प्रशासन होगा ना, जो वो पूरी तरह भ्रष्ट होता चला जाएगा, तो ये समझ जाओ जो हमारा गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट हमारा लक्ष्य, साध्य जिसे बोलते हैं, असली मकसद तो हमारा विकास ही करना होगा। तो जो विकास की प्रक्रिया ना, वो बाधित हो जाएगी। जब बाधित हो जाएगी, इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, जो गवर्नेंस है ना, वो एक प्रकार का साधन होता है, और जो गवर्नमेंट है ना, एक प्रकार का वो साध्य होता है। वो क्या होता है? साध्य। अब ये बताओ, साध्य महत्वपूर्ण हो कि साधन महत्वपूर्ण हो? महात्मा गांधी ने कहा था किसी जमाने में, यूं कहा था, अगर तुम्हारा साधन पवित्र होगा ना, तो साध्य भी पवित्र होगा। आज समझ, अगर तुम्हारा साधन अपवित्र होगा ना, तो साध्य खुद अपवित्र हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग हो ऐसे जिनका साध्य तो बहुत पवित्र हो, लेकिन साधन अपवित्र हो जा, जो जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, जिसे पैसे देकर लगवाया गया हो। मान लो ये लड़की सामने बैठी हुई, इस लड़की को मैं कल को IES बना दूं, इसके बीए के पास, बीए में तेरे पास इकोनॉमिक्स है ना, इसे इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस में एग्जाम क्वालिफाई करवा दिया, उसको प्री का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आज अब दुनिया की नजरों में तो इसका साधन साध्य तो पवित्र है ना, दुनिया की नजरों में तो हीरो है,
आया समझ। लेकिन यूं नहीं पता कि मुझे पैसे दिए थे इसे ना, पैसे देने के बाद मैंने इसे लगवाया था। आया समझ। तो साधन क्या हो गया? अपवित्र। तो कठिनाई पैदा होगी नहीं? किस लगवाया था? किसने? मैंने लगवाया था ना। इसका मतलब जो प्रशासन था ना, वहां तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। एक्चुअली में ना भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी। आज हमें इस टॉपिक में हमें टॉपिक ही यूं ही लाया गया। आज समझे इसका जो मूल में छिपा हुआ ना जड़ में, वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करना। जीएस 4 में पढ़ोगे, वहां भी भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा तुम्हें। आज समझ। जब भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ने का मौका मिले, आज हम सिलेबस पढ़ेंगे। इसका सिलेबस निकला क्यों, आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमें सिलेबस की, उसे निकाल कर लेकर आएंगे सिलेबस को, यूपीएससी के सिलेबस को। बहुत छोटी छोटी इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? तो जो हमारा गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा? हमारा साध्य होगा। और जो गवर्नेंस होगा क्या होगा? साधन। क्या होगा? ठीक। अब जो साधन होगा, इस गवर्नेंस का काम क्या होगा? इसका काम होगा जो राजनीतिक हो। क्या हो? राजनीतिक। राजनीतिक। राजनीतिक हो, एक हो आर्थिक। आर्थिक। एक हो सामाजिक। 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 और एक पता क्या हो? ये हो हमारे संसाधन। संसाधन। इन तीनों संसाधन, चाहे हमारा आर्थिक संसाधन हो, सामाजिक संसाधन हो, राजनीतिक संसाधन हो, तीनों का प्रबंधन करने का काम गवर्नेंस का ही होगा। ये किसका काम होगा? गवर्नेंस का। इसे बोलते हैं शासन। शासन। इन्हें क्या करना होगा? तीनों को प्रबंधन। प्रबंधन। मैनेजमेंट। लेकिन ये मैनेजमेंट जो शब्द है ना, इसे हम पहले निजी तौर पर यूज किया करते थे। निजी तौर पर जहां निजी कार्य हुआ करते थे, उनका मैनेजमेंट हमेशा अच्छा हो। जहां प्राइवेट चीजों की, उनका मैनेजमेंट हमेशा अच्छा होगा। लेकिन हम इसे वहां से उठाकर ना, अब हम इस गवर्नमेंट के गवर्नेंस में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तभी तो गवर्नेंस सिलेबस में आया। अरे भाई, हम मैनेजमेंट की बात करते थे। जब मैनेजमेंट की बात करते थे ना, तो जो प्राइवेट संस्थाएं होती है, जिसे निजीकरण बोल रहा हूँ, निजी संस्थाएं हो, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। प्राइवेट वालों का। तुम ट्यूशन सरकारी ट्यूशन मांगते हो कि प्राइवेट ट्यूशन मांगते हो? तो प्राइवेट का मतलब क्या हो? निजी ट्यूशन। निजी का जो हो ना, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। लेकिन ये तो गवर्नेंस है, इसलिए तो गवर्नेंस है ना, उसका मैनेजमेंट अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो सकता। जो भी सरकारी होंगे ना लोग, वे आलकस, चलो 11 के 12 बजाए, 12 के 1 बजाए, डीयूटी पे नहीं आ रहे। आया समझ में? इसीलिए हमें गवर्नेंस लाना पड़ा। आया समझ में? इसलिए देखो, यहाँ मैंने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किसका जन्म हुआ? गवर्नेंस का। गवर्नेंस का। अब बच्चे सोचते हैं सबसे पहली बार ये शब्द आया कहां से, गवर्नेंस? तो वर्ष 1993 में ना, वर्ष 1993 में, सुनो ध्यान लगा, वर्ष 1993 में, सब लिखाऊंगा मैं, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लिखोगे भी। वर्ष 1993 में ना, अच्छा ये बताओ, 1991 में हमारी स्थिति डमाडोल हो चुकी थी। तो वर्ष 1991 में ना, हम ना वर्ल्ड बैंक जानते हो, संस्था वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ाया मैंने कि जो वर्ल्ड बैंक था ना, उस हमने लोन लिया था। जब लोन लिया था ना, तो लोन लेने के बाद उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि लोन तो हम तुम्हें दे देंगे, इंडिया वालों को लोन तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। जो वे कंडीशन थी, वे शर्तें थी, उन शर्तों को हमें फॉलो करना होगा। वही गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक की जो शर्तें थी ना, वही क्या है? गवर्नेंस। अब वे क्या शर्तें थी वो बाद में पढ़ेंगे। आया समझ में? तो एक कंडीशन है, एक प्रकार की मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। ये जो मैनेजमेंट शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। आया समझ में? एक एक करके हम सिलेबस लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। पहली बात ये बताओ, समझ में आया कि दोबारा फिर समझ लो। गवर्नमेंट क्या है? एक प्रकार का साध्य। दूसरी भाषा में लक्ष्य। गवर्नेंस क्या होगा? एक प्रकार का साधन, इसे प्राप्त करने का, लक्ष्य को प्राप्त करने का। आया समझ में? उसके बाद ये कहेगा जो गवर्नेंस हो क्या हो? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का जो प्रबंधन करता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऐसी संस्था को गवर्नेंस। गवर्नेंस। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं यहाँ तक? ठीक। अगर गवर्नमेंट पढ़ना तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी पढ़ लो जाएगा। सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ। आया सब चीज सरकार है। तुम भी जो यहाँ साइड में बैठे हुए, रोड चली वह भी सरकार है, वो भी सरकार की कैटेगरी मांगी। हर चीज सरकार की कैटेगरी मांगी, जहाँ सबकी, जहाँ गवर्नमेंट का हिस्सा दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन दिखाई देगा तुम्हें, जिसके नाम के पीछे तुम सरकारी लग जाएगा, वही सरकार है। आया समझ में? सरकारी नल का खड़ा हुआ ना साइड में, वो भी सरकार है, गवर्नमेंट वो भी। आया समझ में? ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अब जो विकासशील समाज होंगे ना, देख लो, जो विकासशील समाज होंगे, कौन सा समाज? जो विकासशील समाज होगा हमारा, उसकी खास बात होगी, विकासशील समाज मानो जो प्रशासन पाए जा, उस हम विकास प्रशासन बोल रहे। क्या? विकास प्रशासन। क्या बोलते हैं? और जो विकास प्रशासन होगा ना हमारा, ये जो विकास होगा, असली मकसद तो हमारा
विकास करना ही ना देश का, आया समझ। इसलिए विकास को हम क्या बोलते हैं? साध्य। साध्य, साध्य का मतलब लक्ष्य। और जो प्रशासन होगा ना, इसे बोलते हैं हमारा साधन। साधन। तो ये बताओ, और जो प्रशासन हो उसका तो मतलब गवर्नेंस हो, वही तो शासन प्रशासन, इसे तो गवर्नेंस बोलते हैं, आया समझ। तो जो पढ़ने, तो ये बताओ असली मकसद हमारा क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, अब ये बताओ जो प्रशासन होगा, तो अगर प्रशासन होगा, ये बताओ जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन, अगर हमारा प्रशासन होगा, ठीक, उसमें अगर प्रशासन न सार्वजनिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान ही तो हो, कौन सा पद हो? सार्वजनिक पद। डीएम, कल को तुम डीएम बन जाओ तो कौन सा पद होगा तुम्हारा? सार्वजनिक पद होगा। अगर तुमने सार्वजनिक पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो पता कि क्या जन्म लेगा? भ्रष्टाचार। क्या जन्म लेगा? भ्रष्टाचार जन्म लेगा, नहीं होगा। आया समझ। तो अगर तुमने सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को देने बड़ी स्टार्ट कर दी, तो तभी भ्रष्टाचार जन्म लेगा। ये सुन लो, बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इतनी बात बताओ, मोटे मोटे तौर पर समझ में नहीं आई, मैं सारा लिखाऊंगा ये बाद में अच्छी तरह, पहले समझ लो इसका मतलब क्या हो। तो जो विकासशील समाज हो ना, अब ये बताओ, हम डेवलपिंग कंट्री नहीं आएगा, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं हम। डेवलपिंग सोसाइटी का मतलब विकासशील समाज। विकासशील जब समाज होगा तो वहाँ जो प्रशासन पाई जाएगा, वहाँ जो गवर्नेंस पाई जाएगी, उसी तो डेवलपिंग गवर्नेंस बोल लेंगे, डेवलपिंग गवर्नेंस। और जो गवर्नेंस होगा एक प्रकार का क्या होगा? हमारा साधन। और ये क्या होगा? साध्य। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अगर ये हमारा अपवित्र हो जाएगा तो ये तो खुद ही अपवित्र हो जाएगा। ये सुनो, जरा एक बात बताओ, जो प्रशासन होगा, गवर्नेंस, अगर उसको सार्वजनिक पद होगा, अगर सार्वजनिक पद का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो जाए तो क्या जन्म लेगा? भ्रष्टाचार जैसी अवधारणा जन्म लेगी। ये सुनो, जो सार्वजनिक पद होगा, अगर सार्वजनिक पद होगा, सार्वजनिक पद अगर अपने कर्तव्यहीन हो जाएगा, कर्तव्य को अपने कर्तव्यहीन हो जाएगा, मतलब अपने कर्तव्य नहीं समझने का, तो तभी ये समझ जाओ दुरुपयोग होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी भ्रष्टाचार जन्म लेगा। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही जन्म लिया गवर्नेंस। क्योंकि 2011 का अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था? वो भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हो रहा था। वर्तमान समय में जो मोदी जी सरकार आई थी ना, इनका दो ही काम था। इनकी सरकार दो ही मुद्दों को लेकर अस्तित्व में आई थी। नंबर फर्स्ट, एक तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आया समझ, जो कि जबरदस्त मात्रा में बढ़ चुका, आया समझ। दूसरे नंबर पर इन्हें लगाई थी महंगाई कम करेंगे, वो भी आसमान छू चुकी। ठीक है, दो ही मुद्दों पर इनकी सरकार आई थी। समझ में आया बात? ठीक, चलो इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कि नहीं आई? तो जो मैनेजमेंट शब्द है ना, जो मैनेजमेंट शब्द जो प्राइवेट संस्था उनसे निकाल के ले गए हम, आज समझ, उनका अच्छा हुआ करता था। गवर्नमेंट जहां भी शब्द था ना, सब लोग मुफ्त और सरकारी समझते थे। एक तरफ तो दिमाग में आया गवर्नमेंट, दूसरी तरफ दिमाग में आया मुफ्त, आया समझ में। अभी कहने लगे ये लड़की सरकारी, तो ये सरकारी नौकरी नहीं है कि सरकार की सेवा करने के लिए जा रहे। सरकारी नौकरी सरकारी सेवा करने के लिए, आम जनता की सेवा करने के लिए जा रहे। किसी का भी मकसद नहीं है, एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता वहां। उन्हें तो ये बताया जाए बस पद पर रहोगे और पद का दुरुपयोग करोगे। उनके लिए दुरुपयोग ही सदुपयोग हो चुका। इतने भ्रष्ट हो चुके लोग, आए समझ में, इतना भ्रष्ट हो चुके। तुम्हें जब तक ना, जब तुम्हारा यूपीएससी में सिलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारी स्थिति खुद की पद पर रहते हुए और तुम तैयारी करते वक्त तुम्हारे दिमाग में तो सारे विचार नेगेटिव दूर ना हो जाए, तब तक तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। इतना तो इस एग्जाम को भी पता। इतनी बात बताओ, समझ में आई? तक कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई तुमसे सिलेबस कब जोड़ा है? 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, वो भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन हुआ था। ऐसा समझ, जब मैंने बताया था लोकपाल जैसी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, आया समझ में। तो ये बताओ, जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एक प्रकार का क्या हो? साध्य। और जो गवर्नेंस क्या हो? साधन। जिस गवर्नेंस में हो क्या? एक प्रकार साध्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो संस्थाएं हो उनका प्रबंधन करने का कार्य हो, आया समझ। तो गवर्नेंस एक प्रकार की पत्ती हो, सिस्टम एक प्रकार का हो, सिस्टम। गवर्नेंस इज ए सिस्टम। क्या मैनेज हो उसमें? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संसाधनों का मैनेजमेंट होता। जो रिसोर्स होंगे, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो संसाधन होंगे, रिसोर्स होंगे, उनका मैनेजमेंट करने का काम होगा इस सिस्टम के द्वारा। ऐसे सिस्टम का नाम है शासन, प्रशासन। कुछ लोग प्रशासन कह देते हैं, कुछ लोग शासन कह देते हैं, जो कि गलत नहीं है, आया समझ में। लेकिन दोनों अलग अलग। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? बताओ, शासन प्रशासन समझ में आएगा? किसे बोलते हैं? गवर्नेंस किसे बोलते हैं? और इसकी संकल्पना कब विकसित हुई? वर्ष 1993 में। किसके द्वारा? यूएन की जो संस्था है, यूएन की संस्था नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, समझ में आया? वर्ल्ड बैंक, यूएन की जो संस्था वर्ल्ड बैंक, उसके द्वारा अस्तित्व में आई।
क्यों? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ना हमें ना ऋण दिया जाता था, विकासशील समाज को ऋण दिया जाता था, और खासकर हमारे देश जैसे देशों को ऋण दिया जाता था। तो ऋण देने के तहत जो शर्तें रखी जाती थी, उस शर्त का नाम गवर्नेंस है, तब अस्तित्व में आया गवर्नेंस। ये सर नो? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, अब ये भी बता दो सवाल कैसा आगा पेपर। अभी तो मैं सिलेबस भी डिस्कस नहीं करा, तो सवाल तो बाद में बताऊंगा। मैं सिलेबस ही बताया, सिलेबस क्या, अभी खाली ये बताया कि गवर्नेंस का मतलब क्या है, और ये भी अभी समुचित तरीके से बताया। ये जो मेरे बताने का तरीका ये सुनिश्चित नहीं है, सुनियोजित नहीं है बिल्कुल भी। अभी जो गवर्नेंस बताने वाला हूँ ना, उस गवर्नेंस का सही अर्थ क्या है वो बाद में। अभी पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इतना भी नोट कर लो जल्दी फटाफट। चलो जरा एक बात बताओ, एक होता गुड, एक होता बैड। गवर्नेंस का मतलब समझ में आया? गवर्नेंस का सही अर्थ हो शासन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो ना उसका अर्थ हो प्रशासन। प्रशासन, ठीक। तो कल को ना तुम आईएएस की परीक्षा में जाने वाले हो भाई साहब, जाने वाले नहीं। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, आया समझ, उससे ही मिलकर बना हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब वो प्रशासन। अच्छा, और ये क्या हमारा शासन। तो शासन के नीचे की जो इकाई हो ना उसे बोल लो प्रशासन। आया समझ? इसका मतलब शासन ना व्यापक अवधारणा, होलिस्टिक व्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आया समझ? यानी जो एक प्रकार की होलिस्टिक व्यू, शासन एक बहुत बड़ी अवधारणा और प्रशासन एक छोटी अवधारणा। तो तुम ना कल शासन का हिस्सा बनने वाले हो, तुम प्रशासक बनने वाले हो, तो प्रशासन की तो प्रशासन क्या होगा। आया समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन जाओगे नहीं जाओगे, चलो वो तो बात की बात है। अब आप क्या समझने वाले? तो दो शब्द में उठा रहा हूं और ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। एक होता है बेटा गुड़, क्या, और दूसरे का नाम है बैड। बैड, गुड माने क्या हो? अच्छा, और बैड माने क्या हो? बुरा। जानते हो? अगर मैं इसके सामने गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस लगा दूं तो कैसे लगेगा? गुड गवर्नेंस, एक बैड गवर्नेंस। तो आजकल सब लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अच्छा शासन होना चाहिए। आया समझ में? अच्छा शासन होना चाहिए, पहले बुरा शासन था। तो जरा एक बात बताओ, तुम्हारा जो अतीत पहले चला गया, तुम्हारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक, वो तुम्हारे लिए क्या था? बैड। बैड था, किसी का गुड हो सकता, किसी का बैड हो सकता। आया समझ में? तो किसी का गुड था तो किसी का क्या था? बैड था। ठीक, जरा एक बात बताओ, जो वर्ष 1900, सुन लो, वर्ष 1991 से पहले भारत के अंदर, भारत 1991 से पहले भारत के अंदर जो शासन था वो गुड था कि बैड था? स्थिति तो बाद में जाकर सुधरी ना, बैड था। ठीक, अब वर्ष 1991 के बाद ठीक स्थिति सुधरती चली गई, तो शासन कैसा हुआ? गुड। अच्छा, 12 अक्टूबर सन 2005, नाम सुना है? 12 अक्टूबर सन 2005 हमारे यहाँ ना आरटीआई लागू हुआ। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 2005 ये हमारा आरटीआई लागू हुआ 2005। आरटीआई का मतलब बेटे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये लागू हुआ। जब ये लागू हुआ तो आरटीआई जैसी संस्था अस्तित्व में आई। ये अस्तित्व में आई ना आरटीआई, ये समझ जाओ सब कुछ जितनी भी संस्थाएं थी देश के अंदर, सबके अंदर पारदर्शिता चली आई। पारदर्शिता चली आई, इससे पहले कहीं पारदर्शिता नहीं आती। यानी इससे पहले का जो प्रशासन ना होगा देश के अंदर वो सब बैड गवर्नेंस थी, इसके बाद का जो प्रशासन ना होगा वो सब गुड गवर्नेंस। ये सुनो, लोकपाल जैसी संस्था 2019 में अस्तित्व में आ रही। ये सुनो, लोकपाल जैसी संस्था 2019 से पहले भारत के अंदर जितना भी शासन रहा होगा, प्रशासन रहा होगा, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी होगी, तो हमारा बैड गवर्नेंस होगा। उसके बाद जो प्रशासन होगा वो हमारा गुड गवर्नेंस होगा। ये सुनो, तो गुड और बैड का मतलब समझ में आया? ठीक है, चलो इतना समझने के बाद मैं ना तुम आज यूएन के अंदर, यूएन की संस्था वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो शासन की परिभाषा दी गई उस परिभाषा को ना लिखवाना चाहता हूं। क्या तुम लिखना पसंद करोगे? ठीक, लिखो शासन की परिभाषा। बता तो आप ऐसा रहे जैसे हम लिखने वाले ही नहीं है बिल्कुल। लिखो शासन, हेडिंग बनाओ शासन, बनाई शासन। इसमें लिखो वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ष 1993 में
वर्ष 1993 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लिख दिया, शासन को परिभाषित किया गया, शासन को यूनाइटेड को परिभाषित किया गया, लिख लिया, ठीक। जिसके अनुसार, किसके, वर्ल्ड बैंक के, जिसके अनुसार शासन एक पद्धति है, पद्धति मतलब सिस्टम, SYSTEM, शासन एक पद्धति है, जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक व राजनीतिक संसाधनों के प्रबंधन से है। जिसके अनुसार शासन का तात्पर्य, जिसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या संसाधनों के प्रबंधन से, शासन एक पद्धति है जिसका तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या संसाधनों के प्रबंधन से, इतना ही लिखना, कुछ नहीं लिखना, शासन संसाधनों के प्रबंधन से है। वही चीजों में तुम्हें समझाई, समझ लो। तो पूछो तुमसे है क्या, एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। वर्ष 1993 में ना जो वर्ल्ड बैंक था उसके द्वारा शासन को परिभाषित किया गया था। यह कहा गया इसके दौरान सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक संसाधनों का जो मैनेजमेंट, प्रबंधन, आया समझ लो, इसके प्रबंधन से, क्योंकि जो गवर्नमेंट हो ना वो संसाधनों का प्रबंधन सही अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाती, बिल्कुल भी अच्छा शासन वहां हो ही नहीं सकता जहां गवर्नमेंट होगा। इसलिए हम गवर्नेंस लेकर आए, समझो, ताकि गवर्नमेंट को सुधारा जा सके, गवर्नमेंट में जो कमियां और खामियां थी ना उसे सुधारा जा सके। और गवर्नमेंट एक प्रकार का साध्य है हमारा, आया समझो। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिलता, आया समझो, ठीक। कहते हैं पूरी पुरानी भाषा में, तो ये जो प्रबंधन से, लेकिन जो विकासशील समाज हो, हम तो विकासशील समाज हो इंडिया, उसके अंदर इसकी परिभाषा ये अलग हो, जो गवर्नेंस हो उसकी परिभाषा ये लोग हो। नीचे लिखो नोट, NOTE, नोट चलाया, लिखो। जबकि विकासशील समाज में शासन को, विकासशील समाज में शासन को पारदर्शिता, कोमा जवाबदेहिता, तुम इसे लिख रहे हैं ना, जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, कोमा जवाबदेहिता एवं न्यायिक सुधार के रूप में परिभाषित किया गया है, विश्लेषित किया गया है, अब सुन लो, बताओ हम कैसी कंट्री, हम डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग सोसाइटी, तो
अभी डेवलप नहीं हुए हम, अब डेवलपिंग यानी विकास हो रहा है हमारा, तो हम विकासशील समाज है हमारा। तो जब विकासशील समाज होगा ना, उनकी यहाँ गवर्नेंस की परिभाषा ये अलग होगी। ये तो वैश्विक स्तर पर गवर्नेंस की परिभाषा जो ऊपर बताई, लेकिन हमारे लिए विकास की परिभाषा अलग होगी, मतलब उसकी गवर्नेंस की परिभाषा। हमारे लिए गवर्नेंस की क्या परिभाषा होगी, शासन की परिभाषा होगी। हमारे यहाँ शासन के अंदर ना पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तुमने रोड बनाया, दिखाओ कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, चलो दिखाओ। तुमने ना ये संस्था बनाई है, तुमने मूर्ति बनाई, बताओ मूर्ति में कितने मजदूर लगे, बताओ इस सड़क में कितना पैसा लगा, बताओ पुल बनाने में कितना पैसा लगा, एक एक दिखाओ, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ उसकी, दिखाओ स्क्रीन पे चला कर सबको दिखाओ। आम आदमी की समझ में आना चाहिए। इतना जटिल क्यों कानून बनाया तुमने कि आम आदमी पहुंच से बाहर चला जा, इतनी चेन की फैली हुई इसमें। तो सीधा जो ट्रांसफर है ना, सीधा उनके खाते में होना चाहिए डायरेक्ट, जो पुल बनाने वाले होंगे। तो इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो जो विकासशील समाज हो ना, उनके यहाँ परिभाषा हो, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता और न्यायिक सुधार होने चाहिए उनके यहाँ, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार नहीं होंगे ना, अगर न्याय नहीं मिलने का, ये समझ जाओ वहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा। जहाँ पारदर्शिता नहीं होगी वहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा, और जहाँ जवाबदेहिता नहीं होगी, अगर जवाब दो हम ये पैसा तुमने कहाँ कितना लगाया, ये पता होना चाहिए। रोड पर कितना पैसा खर्च हुआ, जो स्कीम चलाई थी हमने, तुमने जनधन योजना चलाई है, इसमें कहा कितना पैसा खर्च करोगे, तो बताओ ना, जवाब दो कहाँ कितना पैसा। तो जवाबदेहिता होनी चाहिए प्रशासन के अंदर। प्रशासन के अंदर जब जवाबदेहिता होगी, जब उसके अंदर पारदर्शिता होगी, उसके अंदर न्यायिक सुधार होंगे। न्यायिक सुधार मतलब जुडिशियल रिफॉर्म होंगे, तो समझ जाओ हमारा क्या जन्म ले लेगा, गवर्नेंस। क्या जन्म लेगा, तो विकासशील समाज के अंदर गवर्नेंस की परिभाषा अलग हो। कहीं भी अगर तुम्हें गवर्नेंस के शासन के बारे में लिखना पड़ेगा ना, शासन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम, क्योंकि जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ ना, जो पीरी से बाहर पीरी का, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी हम चर्चा कर देंगे बाद में। बहुत ही मुश्किल चांस होंगे यहाँ तो पीरी का एक दो क्वेश्चन आएगा। ये सारा का सारा मेंस से संबंधित है, और मेंस के वो भी GS 2 से संबंधित है। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूँ, आया समझ में। उसके बाद जो तुम्हारा एडिटोरियल तुम पढ़ते हो ना, बस अपनी कॉपी पढ़ना बैठ के, इसकी परिभाषा है ना दिमाग में धारण कर जाना बस। ऐसे समझ, जो इनकी परिभाषा यहाँ बताई जाएगी तुम्हें। उसके बाद आज भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया ना, तो भ्रष्टाचार के जब एडिटोरियल वाले पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से एक दो पॉइंट निकाल लिया, अच्छी बात है। बैठे बैठे सिर्फ अपनी कॉपी का पढ़ना, कभी भी कुछ भी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी लिखने को आया तो उसके टॉपिक के बारे में बताना। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिलेबस बताने वाला हूँ, अभी मैंने सिलेबस नहीं बताया हूँ, अभी बस मैं शासन के बारे में बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस बताऊंगा। एक्चुअली जो हमारा ये है ना यूपीएससी के द्वारा कोई सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया गया, छोटी सी बातें लिख दी गई। दिखाओ किसने लिखी, छोटी सी बातें दिखाओ, किसने लिखी, तुम्हारा दिखाओ, इधर दिखा दो। ये लिखा हुआ भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास संविधान की विशेषताएं लिखा हुआ, भारत के हितों परिषद, इसमें गवर्नेंस का सिलेबस लिखा, तुम भी लिखो क्या लिखा हुआ। इतना लिख रखा देखो, शासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था, शासन नाम आया, गवर्नेंस शासन व्यवस्था। संविधान शासन प्रणाली, संविधान के तहत शासन कैसे चलना चाहिए। सामाजिक न्याय, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी तो अलग टॉपिक हुआ। सामाजिक न्याय, ये सोशल जस्टिस, GS 2 का भाग, ये भी पढ़ाने वाला हूँ मैं, 1 से 1.5 महीना ये भी लेने वाला। उसके बाद जो शासन व्यवस्था नहीं, शासन व्यवस्था यही हमारा गवर्नेंस। और गवर्नेंस क्या होगा इसे हम डिफाइन नहीं कर पाए। हमें पता कैसे पता लगा कि यूपीएससी में सवाल, यूपीएससी के जो पिछले सालों के सवाल देखे गए, तो तब उसे देखने के पश्चात मैंने अपना सिलेबस बनाया। आया समझ में कि क्वेश्चन का लेवल इस टॉपिक से जाकर टच कर रहा है। सिलेबस डिफाइन नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ। आया समझ में, पिछले साल के जो पेपर आते हैं ना, उनके पेपर को आधार मानते हुए तब हमने सिलेबस डिफाइन करा। आया समझ, मेरे द्वारा सिलेबस डिफाइन करा गया। मैं कुछ टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, तुम्हें समझ में आया। ठीक, तो ये सिलेबस तुम्हें मिलाना वो किसी काम का भी नहीं है, ये लिखा। तो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे जो सिलेबस डाल रखा है ना, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही शॉर्ट्स तरीके से डाल रखा है। तो शॉर्ट्स काम नहीं करते, शॉर्ट्स वैसे भी बेकार हो और शॉर्ट्स वैसे भी बेकार हो। आया समझ में, कठिनाई बात। इतनी बात बताओ, समझ में आया कि नहीं? खड़े हो, आप बताओ शासन से आपका क्या तात्पर्य, शासन से क्या समझते हो आप? बताओ वैश्विक स्तर पर क्या परिभाषा चलती होगी शासन की? वर्ल्ड बैंक के अनुसार इससे इसका तात्पर्य, बैठ जाइए, खड़े हो, बताओ विकासशील समाज के अंदर शासन की क्या परिभाषा होगी? अगर पारदर्शिता होगी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी, अच्छा, अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेहिता जिसे बोलते हैं। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म होंगे, क्या होंगे? जुडिशियल,
तो ये समझ जाओ वहाँ जो गवर्नेंस होगी ना, उस गवर्नेंस को हम गुड गवर्नेंस कहते होंगे। कौन सी गवर्नेंस? यस और नो? इतनी बात बताओ समझ। तो इसी के संदर्भ में ना विकासशील समाजों में, विकासशील समाज के अंदर जो हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर उसी तो बोलते हैं गुड गवर्नेंस। यहाँ तक गुड गवर्नेंस की संकल्पना वर्ग समझ आई बात। अगर बताओ किसी समाज के अंदर, पाकिस्तान जैसे देश में देख लो, अगर पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता होगी, न्यायिक सुधार होगा, अगर होगा तो कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर गुड गवर्नेंस होगा। इंडिया के अंदर तुम्हें दिखाई दे रही पारदर्शिता, आया समझ पर? तुम्हें खुद प्राइवेसी चाहिए, आया समझ? तुम्हें खुद प्राइवेसी चाहिए तो पारदर्शिता कहाँ? उसके बाद जवाबदेहिता चाहिए। तुम्हें जवाबदेहिता बताओ कहाँ थे आप, क्यों नहीं पढ़ा रहे हम, बताओ कहाँ घूमते फिर रहे, क्यों घूम रहे आप? जवाबदेहिता चाहिए तुम्हें। अच्छा न्यायिक सुधार तो चाहिए, आया समझ? जब भी तो क्या होगा, जब भी तो गुड गवर्नेंस होगा। ट्यूशन में गुड गवर्नेंस चाहिए, मुझे ट्यूशन में गुड गवर्नेंस चाहिए। मैं हूँ, तुमसे पूछूंगा, चलो बताओ ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, पूरा मोबाइल फोन को दिखाओ, क्या कर रहे हो मोबाइल फोन पूरे दिन दिखाओ, जवाब दो मुझे। इस पे इतनी देर तक इस ऐप पर क्यों बिता रहे थे? ट्यूशन की बात हो, छोटा सा प्रशासन, माइक्रो तरीके से ले लो ना, सूक्ष्म तरीके से ले लो। उसके बाद बताओ यहाँ क्या रिफॉर्म तुम्हारे अंदर क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, आया समझ में? फिर तुम्हें बजाना चाटा चप 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 गाल पर, हो गया सब चीज, आया समझ? इसे कहेंगे ट्यूशन का ना गवर्नेंस बड़ा अच्छा। ये सुनो, अब ट्यूशन को नहीं कंट्री मान लो। अब कंट्री के अंदर पारदर्शिता होगी, जवाबदेहिता होगी और न्यायिक सुधार होंगे, आया समझ में? न्याय होगा। हाँ, अगर तुमने गलती करी तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, ये सुनो, आया समझ में? ठीक है, इसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं ट्यूशन का गवर्नेंस बड़ा अच्छा। और यही बात हम कंट्री के लेवल पर ले लो, गवर्नेंस बड़ा अच्छा, शासन बड़ा अच्छा, ये सुनो, कोई दिक्कत? तो इसी के संदर्भ, इसी के बाद आती है गुड गवर्नेंस की संकल्पना उभर कर आती है। इसे गुड गवर्नेंस को दूसरी भाषा में पता क्या कहते हैं? ये गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, स्पेलिंग साइड में लिखी हुई जो गुड गवर्नेंस है ना। अच्छा, गुड का मतलब पता क्या हो? इसका मतलब वो सुशासन, सु, आजकल सब लोग इसकी बात करते हैं, दिस इज नथिंग, ये एक प्रकार करंट, आया समझ में? देखो कहां से निकल गया है, बेटे जो सु हो ना, सु का मतलब वो अच्छा, अच्छा, और अच्छे इंग्लिश में कहते हैं गुड, और गुड मिलकर बना हुआ गार्ड, गार्ड, और गार्ड का मतलब पता क्या हो? सुरक्षा करने वाला। और दूसरी भाषा में कहते हैं राम राज्य, और राम राज्य एथिक्स में पढ़ाया था, राम राज्य क्या हो पढ़ाया था एथिक्स में कि राम राज्य की संकल्पना उभर करनी चाहिए। और राम राज्य ऐसा शासन था जहाँ जवाबदेहिता होगी, पारदर्शिता होगी, जहाँ न्यायिक सुधार होंगे, आम आदमी दुखी नहीं होगा, आज समझ? जो एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति होगा जिसके पास प्रजातंत्र होगा, प्रजातंत्र होगा, आया समझ में? राजतंत्र नहीं होगा। जहाँ प्रजातंत्र होगा ये समझ जाओ प्रजा सुखी रहेगी वहाँ, तो ये कह सकते हैं वहाँ का गवर्नेंस अच्छा होगा, वहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कितना बल दिया राम राज्य के, आया समझ? यही तो गुड गवर्नेंस है, ये हो गुड गवर्नेंस, वहीं से निकाल दिया एक शब्द से ही। तो क्या सुनो, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सवाल है सिलेबस क्या? सिलेबस बताओ कितने चैप्टर, ये बताऊंगा। वो तो ले बकवासबाजी, कथा कहानियाँ सुनाते रहोगे और हम आपके माया जालों फंसते रहेंगे, बाहर निकलो। सिलेबस बताओ, सिलेबस जानना चाहते हो? सिलेबस जानने से पहले ये सोच लो कि सिलेबस को जोड़ा क्यों। सिलेबस जानने से, चैप्टर के नाम जानने से पहले ये देखना कि चैप्टर ही क्यों है, यही क्यों है। अगर वो पता लग जाए ना, मैं यूपीएससी संस्था हूँ, मुझे भारत के लोगों का सुधार करना, भारत के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, प्रशासन है, ये जो आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस है, ये बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके अंदर सुधार करना। तो क्या किया जाना चाहिए? तो जो नए प्रशासनिक अधिकारी बनकर आने वाले हैं ना, उन्हें कुछ अच्छे स्टडी करने को दिया जाना चाहिए। तो मैं यूपीएससी संस्था हूँ, तो मैं देखो मैं अपने सिलेबस में क्या जो कामयाब, जो उस समय की जरूरत होगी वही तो सिलेबस में डाला जाएगा। पर्यावरण की क्यों बात कर रहे हैं लोग? पर्यावरण के इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहा है? पर्यावरण की क्षति हो रही, पर्यावरण की क्षति हो रही नहीं, ये तो पर्यावरण को बहुत जबरदस्त तरीके से यूपीएससी पूछ रहा। क्यों पूछ रहा है यूपीएससी पर्यावरण? ये तो पूछ रहा पर्यावरण की क्षति हो रही जो समय। तो 2013 के अंदर सिलेबस को जोड़ा गया होगा, तो जो जोड़ा गया होगा वही चैप्टर रखे होंगे जो आने वाली भविष्य में जरूरत होगी, जिसमें रिफॉर्म करना होगा, सुधार करना होगा, जो भारत के अंदर कमियां होगी, खामियां होगी, ये सुनो, तो उन्हें सुधार करना होगा। उनके अंदर अगर तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने को सिलेबस डाल लोगे तो जो आने वाला प्रशासक होगा ना, आया समझ में, वो अच्छा प्रशासन, जो उसके द्वारा जो संचालित प्रशासन होगा वो प्रशासन अच्छा प्रशासन कहलाएगा। ये सुनो, अब जानना चाहते हो कि कमियां और खामियां थी कहाँ? वर्ष 2013 में जोड़ा गया।
और 2013 के आसपास भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी। 2008 में वो फोर्स घोटाला हुआ था, आया समझो, तो तमाम 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 प्रकार के स्कैम सामने आ रहे थे। तो भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी। तो सबसे पहले जो सिलेबस आया ना वास्तव में उसके लिए मेन चीज है भ्रष्टाचार। तो मैं आज भ्रष्टाचार को बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो, भ्रष्टाचार का कारण क्या था। अगर तुमने भ्रष्टाचार का कारण समझ लिया, पहले तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा, अगर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा उसे बोलेंगे बैड गवर्नेंस, इन कारणों से हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के कारण के उपाय क्या है, क्या किया जाना चाहिए, उसे बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस। तो पहले हम बैड गवर्नेंस समझना, कौन सा गवर्नेंस, तब जाकर गुड गवर्नेंस समझ में आएगा हमारा। आया समझ में, ये सुनो। अब क्या हो कि भ्रष्टाचार क्या हो, तो भ्रष्टाचार एक प्रकार की अवधारणा हो, आया समझ में, जो मानव मस्तिष्क में जन्म लेती है, जो मानव मस्तिष्क में जन्म लेती है, एक प्रकार की अवधारणा हो। क्या हो, अवधारणा हो। करप्शन जिसे बोलते हैं, जड़ें बहुत गहरी, बहुत सारी मूवी बनाई इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अकल नहीं आई भारत के लोगों को, फिर भी अकल नहीं आई। अभी मैं तुम्हें 100 मूवी का नाम बताता हूँ जो भ्रष्टाचार को लेकर बनाई गई, और सारी देखी होगी मैंने। हाँ, बहुत मूवी है। अब सवाल है, देखो मैं तो भी सिलेबस समझाने जा रहा हूँ, जैसे मैं सिलेबस समझाऊंगा कम से कम 10 लाइन मिलेगी तुम्हें। अब भ्रष्टाचार के बारे में ऐसा कोई पेपर नहीं है यूपीएससी ने पेपर लिया हो और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ ना कुछ लिखने को आया हो, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो भ्रष्टाचार के कारण क्या हो। मैं तो सिलेबस समझा रहा हूँ, अभी मैंने सिलेबस के चैप्टर के नाम लिखवाए, जब मैं भ्रष्टाचार के कारण बताऊंगा तुम्हें तो मैं अपना सिलेबस निकाल कर लेकर आऊंगा। आया समझ में, चलिए हटा दो इसे, लिखिए, कुछ लिखना चाहते हो क्या, छोड़ दो, कुछ नहीं रहने वाला। परिभाषा लिख दी, यहाँ तो परिभाषा लिख दी, ठीक। अब अभी सिलेबस नहीं समझाया, चैप्टर के नाम लिखवाया, कम से कम 14-15 चैप्टर के नाम लिखवाने वाले। अब भ्रष्टाचार का कारण क्या हो, मुझे एक बात बताओ, भ्रष्टाचारी क्या हो। जब ना जो प्रशासक हो, प्रशासक बताया था मैंने, जो विकासशील समाज हो ना उसमें जो विकासशील प्रशासन हो, जब प्रशासन अपनी पद और स्थिति का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देता तो जो एक नई धारणा जन्म लेती है उसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, अब जो भ्रष्टाचार है इसके कारण क्या हो, ये मेन चीज है। अब भ्रष्टाचार क्यों होगा, प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार होगा क्यों। नंबर फर्स्ट, अगर प्रशासन के अंदर गोपनीयता होगी, क्या होगी, गोपनीयता, अगर गोपनीयता होगी ना ये समझ जाओ कि भ्रष्टाचार जन्म लेना स्टार्ट होगा। आया समझ में, अगर हर चीज गुप्त रखी जाएगी, हो क्या रहा, अभी उत्तराखंड की बात बताता हूँ। उत्तराखंड की जो शिक्षा मंत्री ना, वर्तमान कल परसों की न्यूज पढ़ रहा, उनका नाम अरविंद पांडे, उनके जो रिश्तेदार रिलेशनशिप वाले वे बिहार के, फर्जी कागज बनवाए, स्कैम मारे, अब सब फर्जी कागज बनवाए, यहाँ रुड़की के अंदर इंटर कॉलेज में लगा रखा, अपने परिवार वालों को बहादुराबाद में भी लगा रखा, इधर उधर उधर सब उनके परिवार। उत्तराखंड की शिक्षा मंत्री होते हुए अपने परिवारवाद की संकल्पना, भाई भतीजावाद, सब गोपनीयता, जो पद रखे गए थे ना, जिन पदों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, निकाला जाना चाहिए था। अब देखो भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो। इसे तो बोलते हैं पद पर रहते हुए उसके पद का दुरुपयोग कर दिया, गोपनीयता रखी। गोपनीयता नहीं होना चाहिए। वर्ष 2005 से पहले, 12 अक्टूबर 2005 से पहले जब आरटीआई नहीं आया था तो गोपनीयता रखी जाती थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार जन्म लिया करता था। इस और नो आया समझ में। अब ये बताओ, दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर प्रशासन के अंदर गोपनीयता होगी ना तो भ्रष्टाचार ऑटोमेटिक जन्म लेगा। अब मैं हूँ, मेरे बारे में तो सब कुछ पता रहेगा, आया समझ में, तो मेरे भ्रष्टाचार नहीं जन्म ले सकता मेरे अंदर बिल्कुल। अगर तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा ना कुछ भी, तो तुम्हारे अंदर भ्रष्टाचार जन्म लेने के चांस है, आया समझ में। इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए। तुम्हारा कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ से, पार्ट में गई तुम्हारी प्राइवेसी, समझ में आया बात या क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर करप्शन जन्म ले लगा। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, यस और नो। तो गोपनीयता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या जन्म ले लगा, यस और नो। आज के बाद जब भी भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पे निकाल लो पॉइंट, क्या दिक्कत हो रही है, समझ। भ्रष्टाचार के कारणों में एक पॉइंट मेरा गोपनीयता। गोपनीयता जैसे भी जिस संस्था के अंदर गोपनीयता होगी ना वहां भ्रष्टाचार खुद ही जन्म ले लगा। भ्रष्टाचार जैसी अवधारणा व्यापक रूप में पाई जाएगी वहां। और वर्ष 2005 से पहले ना ऐसा दिखाई देता था, तमाम प्रकार के घोटाले आते थे, प्रत्येक प्रकार की संस्थाओं, प्रत्येक प्रकार के मंत्रालयों में, प्रत्येक प्रकार के डिपार्टमेंट में। आज इतने सारे डिपार्टमेंट देख लो, कैसे नो। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम। एक और दिखाता हूं तो मैं, देखो 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 देखो,
भ्रष्टाचार का कारण क्या था? एक तो पारदर्शिता का अभाव था। किसका? पारदर्शिता का। जब पारदर्शिता ही नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। अब हम किसी भी संस्थान के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट जो सरकारी होगा, उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निजी संस्थानों में भी चलाया गया आरटीआई। क्यों? क्योंकि वहां पारदर्शिता होगी ना। जरा एक बात बताओ, हमने रोड बनाया पूरा का पूरा, इसके अंदर कितना मटेरियल लगाया, इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और बताना चाहिए इतने मजदूर लग रहे थे, इतने समय पैसा लगा, इतना सीमेंट लगा, इसमें इतना बजरी लगा, इसमें इतना रेत लगा। यही तो पारदर्शिता। अगर तुम ऊपर से, तुम तो कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं पूछने वाला तो बोर्ड लगाओ ना उसके सामने, इतने का मटेरियल इतने का लगा हुआ, दिखाई भी देगा फिर वहां। इसे पारदर्शिता बोलते हैं। एक एक रिकॉर्ड चेक करवाओ, कितना पैसा कहां आया, कितना गया, यही तो पारदर्शिता होगी। ये सुनो, गवर्नमेंट अभी यहाँ जितने भी गवर्नमेंट टीचर होंगे, आज समझ कहने को भी गवर्नमेंट टीचर, जो कक्षा 5 तक के जो टीचर होंगे, कक्षा 5 तक के जो टीचर होंगे ना, वे बैठे रहते हैं, कुछ चेयर पे बैठे रहते हैं, सुबह के 12 बजे आते हैं, सुबह के 12 बजे, और 3 बजे आकर चले जाएंगे, और अपने कार्यों में संलिप्त रहते हैं। छोटे बच्चे बैठे, कैसी गुणवत्ता वहां, आज समझ। तो ये क्या पढ़ते, ऊपर से आएंगे, देखो ड्यूटी अपने वहीं चढ़ा रखी 10 बजे तक की, 10 बजे से लेकर मैं तो 4 बजे तक यहीं रहती हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ 4 बजे तक। यही तो हमारी पारदर्शिता, ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है। ये कहीं की ट्रांसपेरेंसी? तो तभी तो भ्रष्टाचार जन्म ले रहा। ऐसे समझ। स्कूल के टाइम में है तुम गवर्नमेंट टीचर, स्कूल के टाइम में तुम बैठकर अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, उनसे बात कर रहे हो तुम बैठकर, बढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये कहीं की पारदर्शिता? ऊपर से कोई अधिकारी आया चेक करने के लिए, सारे के सारे जो प्रिंसिपल सही थे सब एक साथ मिले हुए नहीं, और लगा रखी ड्यूटी दबाकर। ऐसे समझो, तो कहीं की पारदर्शिता? जब पारदर्शिता नहीं होगी ना, तो ये समझो भ्रष्टाचार जन्म लेगा, भ्रष्टाचार जन्म लेगा। तो पारदर्शिता होना अनिवार्य है, होनी चाहिए पारदर्शिता। पहले क्या था? पहले ये था तो पारदर्शिता का अभाव था। ठीक, क्यों? ऐसा क्या होगा? अगर पारदर्शिता होगी ना, तो इसका ये मतलब होगा जनता का पैसा, जब तुम जीएसटी पढ़ाऊंगा ना, तुम बताऊंगा कितना टैक्स पे करते हो तुम, तुम्हारी अंक फटी की फटी रह जाएगी। सरकार के पास, सरकार की जेब के अंदर एक एक रुपया तुम्हारा दिया हुआ, एक एक रुपया, और तो फिर तुम्हारा भी अधिकार है। तो बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, हमारा पैसा कहाँ कितना खर्च हो रहा है, जनता का पैसा, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन कहता मर गया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल, इज नाउन एज डेमोक्रेसी। भ्रष्टाचार के कारण पता लग गया, तो पारदर्शिता का अभाव था। ये सुनो, अब ये बताओ, जब गवर्नेंस जोड़ोगे तो गवर्नेंस का मतलब हिंदी में शासन, और शासन की मैंने परिभाषा क्या लिखवाई? समाज, विकासशील समाज। बताओ विकासशील समाज में क्या परिभाषा लिखवाई? जहां जवाबदेहिता हो, जहां पारदर्शिता हो, जहां न्यायिक सुधार हो। आ रहा सिलेबस धीरे धीरे, आ रहा सिलेबस, इसके अंदर से आगे निकल के घबराओ मत बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ये क्यों होनी चाहिए पारदर्शिता? ताकि सरकार, जो गवर्नमेंट है ना, सरकार को निरंकुश होने से रोका जा सके, सरकार पर अंकुश लगाया जा सके, सरकार को निरंकुश होने से रोका जा सके। जैसे सरकार पर अंकुश लगाया जा सके, सरकार पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, युक्त प्रतिबंध, सरकार पर अंकुश लगाया जा सके। अगर बताओ, अगर पारदर्शिता नहीं होगी, आए समझ, पारदर्शिता नहीं होगी तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। आए समझ, जब सरकार निरंकुश हो जाएगी तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया तुम, तो पारदर्शिता होनी जरूरी नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एक कहते हैं जवाबदेहिता। इसे बोलते अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। अब जवाबदेहिता क्या हो? एक तो हमारी पारदर्शिता होगी, एक जवाबदेहिता होगी। तो जवाबदेहिता का भी होना बहुत जरूरी हो। अगर जवाबदेहिता नहीं होगी, जरा यूं बताओ, ठीक, सूचना का अधिकार का नाम सुना? सूचना के अधिकार में जवाब तो दिया जा, क्या दिया जा सूचना के अधिकार में? सूचना का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, याद रखना बात। यह सूचना के अधिकार में जवाब तो दिया जा, और क्या दिया जा? तुम कुछ भी पूछोगे ना, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो हम क्या मान लेंगे? एक व्यक्ति है, मैंने पूछा, बताओ लड़की तुम कल कहाँ थी, ये बता, क्या क्या कहती है? मौन हो जाती है, कोई जवाब नहीं। मुझे किसी ने इसके बारे में बताया, कल ये ना फलाने के साथ गई थी। क्या बताया? मैंने तो पूछा, बताओ कल तुम कहाँ गई थी, ये मौन हो जाती है, कोई जवाब नहीं इसका। नो रिस्पॉन्स, ट्राई अगेन ऑप्शन। ओके, इसका कोई ये तो लिखा, ये आया। मैंने पूछा दीदी, तो दीदी बताओ तुम कहाँ घूम रही थी, तो दीदी का ऑप्शन, दीदी की नजरें नीचे झुक चुकी, कोई जवाब नहीं। इसका मतलब क्या?
इसका मतलब जो मुझे बताया गया था वो हकीकत था। इसका मतलब दीदी भ्रष्ट थी। यस और नो? इसका मतलब जवाबदेहिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो? ये जवाबदेहिता। तो जवाबदेहिता ना, तो जब हमारे यहाँ सूचना का अधिकार आया उससे पहले जवाबदेहिता हमारे यहाँ प्रशासन में है थी नहीं बिल्कुल भी। आज जब सूचना का अधिकार आया उसके बाद हम जवाबदेहिता मिली। अब 30 दिन के अंदर ना आरटीआई लगाओ कि तुम किसी भी संस्थान के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी पूछना चाहते हो तुम, 30 दिन के अंदर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर जब हमारे यहाँ आरटीआई आया ना तो फलीभूत हुई जवाबदेहिता। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछा। यूपीएससी ने बता क्या सर, इतनी सी लाइन में सवाल पूछ लिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार ने जवाबदेहिता को पुनः निर्मित किया है। ऐसा सवाल पूछा है, पुनः दोबारा नहीं बना दिया। पहले जवाबदेहिता है थी बिल्कुल। आज वजह क्यों जवाबदेहिता है थी, इतनी नहीं आती जवाबदेहिता, इसलिए कहा जा आरटीआई ने जवाबदेहिता को पुनः निर्मित किया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस हद तक सवाल पूछे जाएंगे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? उसके बाद जवाबदेहिता के बाद जागरूकता क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान भ्रष्ट क्यों हुआ? पता भ्रष्ट क्यों हुआ? पता तेरा एक बात बताओ जरा, कोई बड़े अधिकारी के पास तुम चले गए, आईएएस अधिकारी हो, ठीक, पता लगा तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम्हें जानकारी नहीं है, कोई योजना आई 100 करोड़ का घोटाला था, उसने कहा 100 करोड़ था, 100 करोड़ रुपए डीएम के पास, 100 करोड़ रुपए डीएम के पास आए। जैसे 100 करोड़ रुपए डीएम के पास आए, पता लग गया कि 20-20 हज़ार रुपये सबको देने थे उस जिले में। कितने? उसने दिए 5,000। कितने? ना तो तुम्हें योजना के बारे में पता कि कौन सी योजना थी, डीएम ने जितने उठाए तुम पकड़ा दिए, तुम तो बस पैसे मिले। क्यों? तुम्हारे साथ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? डीएम के दिमाग में फितूर आया कि नहीं आया? भ्रष्टाचार ने जन्म लिया नहीं लिया? क्यों? क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग था ना, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग था, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं आती, जागरूकता नहीं आती। तो जागरूकता का होना बहुत जरूरी हो। आज जब पहले जागरूकता नहीं आती जब तो भ्रष्टाचार जन्म लेता था। आज के समय में जागरूकता होनी चाहिए, और आज के समय में ना जागरूकता बढ़ती चली जा रही है। जो समाज में सभ्य वर्ग हो ना, सभ्य वर्ग वो ना बड़े बड़े स्कैम निकाल कर सामने लेकर आ रहा। हर इंसान जागरूक होता चला रहा है। अवेयरनेस, तुम भी तो पढ़ रहे हो, तुम भी तो जागरूक हो रहे, ये सुनो। तो जो समाज है ना उसका जागरूक होना बहुत जरूरी हो। ऐसे समाज को हम सभ्य समाज बोलते, सभ्य समाज, सभ्य समाज, सभ्य समाज बोलते, सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, उसके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। ये सुनो, ठीक, जागरूकता का अभाव था, जवाबदेहिता की कमी थी, जब भी तो भ्रष्टाचार का जन्म लिया। जागरूकता का क्या था? अभाव। लेकिन तुम्हें बताऊं, जो जागरूकता ना, लोगों को जागरूक करने के लिए जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन चला रहा, अभियान चलाने की पूरी कोशिश कर रहा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। ये सुनो, कौन? उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान चला रहा। तो इतनी बात समझ में नहीं आई। तो भ्रष्टाचार के बारे में लिखने का मौका मिलेगा तो भ्रष्टाचार के कारण तो लिखोगे ही, इतने सारे पॉइंट तुम्हारे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद तुम्हें कभी एडिटोरियल के अंदर तो भ्रष्टाचार के कारण लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें सिलेबस भी नहीं पढ़ाया, चैप्टर का नाम तक नहीं लिखवाया, कहा था बोल रहा था। तो अब भ्रष्टाचार के बारे में कुछ ना कुछ जरूर आया कभी एडिटोरियल लिखने को आया, बहुत सारे पॉइंट तुम्हें कारण भी लिखे होंगे। अब नहीं लिखने की जरूरत है, अब नहीं लिखने की जरूरत है। ऐसे ही डायग्राम बना, ऐसे लिख डाल लो, ये तो कारण ही साफ नहीं दिखाई देते तुम तो क्यों लिख रहे हैं? कहा था नहीं, जिस दिन सिलेबस पढ़ लोगे ना पूरा, एडिटोरियल की जरूरत नहीं पढ़ने की, उसे बैठ कर देखोगे, सिर्फ क्वेश्चन निकाल लोगे उसका और बहुत अच्छा लिखोगे, उसका भी बंद कर दोगे, उसका भी बंद कर दोगे। आज उससे ज्यादा पता होगा तुम्हें, उसके अंदर 2-3 लाइन जो तुम्हारे काम की होगी उसको लिखोगे, और ये तो पढ़ने की कलाकारी हो, यही तो तुम्हें सीखना। अब तुम बहुत दूर आ चुके पढ़ते पढ़ते, अब वापस मत जाना बिल्कुल भी, आज और कोई फायदा नहीं है जाने का वापस, ठीक। अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया, फिर आबाद होगी, क्योंकि अब सारे सिलेबस ऐसे चलने वाले जो लिखने वाले, जो तुम्हारी लिखावट सुधारने वाले, और जो पीटी के फैक्ट है धीरे धीरे साइड में लगते चले जाएंगे। पॉलिटी में हो पीटी के फैक्ट और हिस्ट्री में हो ज़्यादातर पीटी के फैक्ट,
समझ में, तो तुम खुद भी पढ़ दोगे, इतना ज़्यादा खास नहीं है हमें। तो जो मेन चले हो मेंस का, किसका, और क्या पीरी क्या मेंस, सब एक जैसा ही हो। पहले भ्रष्टाचार क्यों था? भ्रष्टाचार पता क्यों था? जागरूकता का अभाव था, जनता की सहभागिता नहीं आती, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती थी। पीपल पार्टिसिपेशन था ना, उसका अभाव था। जन जागरूकता, जनता की सहभागिता, जन सहभागिता का अभाव। का अभाव, इसका मतलब समझो क्या हो, जन सहभागिता का अभाव का मतलब क्या समझो? इसका ये मतलब होगा, सरकार कोई नीतियां बनाने वाली, नीतियां किसके लिए बनाई जाएगी, और जनता से पूछा नहीं गया। आया समझ में? अब तो सोशल मीडिया पर वोटिंग होती है, जनता के लिए नीतियां बना रहे हो तुम, जनता से पूछा नहीं जा रहा तुम, जनता की सहभागिता नहीं आती। जरा एक बात बताओ, कैग का नाम सुना तुमने? कैग, अब ये बताओ, जो कैग, अब तुमने सुना होगा, हमारे यहाँ लोकतंत्र दो प्रकार के, अच्छा लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक को प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब तुम डायरेक्ट सरकार हो, तुम वोट डालने जाते हो, तुम खुद ही सरकार बन जाते हो, ऐसे लोकतंत्र को बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तुम्हारे द्वारा जो चुने हुए नुमाइंदे ना, वे वहां बैठते हैं, वे तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ ना प्रतिनिधि लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र, तो हमारे यहाँ ना पता क्या हो, जो जनता की भागीदारी वो पहले से ही कम रही, जनता की जो भागीदारी था ना वो पहले से ही कम रही। आए समझ में? तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जा, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र अच्छी बात है, प्रतिनिधि लोकतंत्र, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा, जब जनसंख्या ज्यादा होगी ना तो एक जनता की पार्टी, जो जनता बहुत ज्यादा होगी। जरा एक बात बताओ, मेरे पास 5 रोटियां, कितनी, खाने वाले 20 लोग, खाने वाले कितने हो गए, 20 लोग, तो रोटी को बहुत सारे टुकड़े करने पड़ेंगे। आए समझ में? छोटा छोटा टुकड़ा आगे बराबर में, तो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। भ्रष्टाचार क्या लेगा, जन्म लेगा ही लेगा। कुछ लोग पता क्या सोचेंगे, 5 रोटियां सीधी मेरे पास ही चली आ, 4 रोटियां मेरे पास आ जा, 2 रोटियां मेरे पास आ जा, एक मैं कल के लिए बचा कर करूं। महात्मा गांधी ने जब तो कहा था, इस पृथ्वी पर जो संसाधन मौजूद है ना, वो तुम्हारी आवश्यकता के लिए, लालच के लिए नहीं है। तो जनता की भागीदारी होनी चाहिए। नहीं, दूसरी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, तो अगर सरकार कुछ भी काम करती होगी तो जनता को पार्टिसिपेट करना होगा, बिना जनता की सहभागिता के तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले इसके अंदर अभाव था, जब जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो पक्की बात है, जब जनता नहीं पूछना, जनता आई नहीं रही, तो फिर तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। कोई IAS अधिकारी नीतियां बना रहा हो, जनता तो पूछ नहीं रहा, आया समझ में, उसके दिमाग में चलो 100 करोड़ मतलब 2 करोड़ रुपए अंदर कर लो, क्या दिक्कत हो रही। आज जनता को पूछने वाली हुई, जनता अब जितने ज्यादा लोग पूछेंगे उस तो यहाँ 20 लोग बैठे हुए, आज समझो, मेरे पास आई, सरकार ने दिए, सोनू जी तुम इन बच्चों को पढ़ाते हुए पैसे चलो तुम 100 करोड़ रुपए दे दिए। और दिए किसके लिए, इसके लिए दिए 10 करोड़ रुपए देने, इनका सब 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए देने। मैंने उठाया 1 करोड़ रुपए दे दिए तुम। सरकार ने कितने कहा था, 2 करोड़ रुपए। आया समझ लो, तुमसे पूछा नहीं मैंने, बिल्कुल भी पूछा तुमसे कितने ना, तुमने मेरे से पूछा बिल्कुल भी पूछा, मैंने जनता को पार्टिसिपेट नहीं करा। आया समझ, जनता को पार्टिसिपेट है, तो जिस सारा का सारा पैसा मेरे अकाउंट में चला गया, तो ये भी तो एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही होगा। यानी जनता को अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। यानी जनता की सहभागिता अनिवार्य होनी चाहिए। और पहले पता क्या था, पहले जनता की सहभागिता का अभाव था। और आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र जहां भारत के अंदर जनता सरकार लोगों के लिए नीतियां बनाई जाएगी, लेकिन जनता की सहभागिता नहीं है उसके अंदर, पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है। जब पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो समझ जाओ भ्रष्टाचार जन्म लेगा, करप्शन होगा ही होगा। ऐसा नो? उसके बाद आजकल एक नया ट्रेंड, पहले ना सभ्य समाज नहीं आता। कैसा समाज, सभ्य समाज का अभाव, ये सभ्य समाज नहीं आता। अब ये बताओ, अब सरकार के द्वारा क्या किया गया, सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए। तीनों कृषि कानून जैसे बनाए गए, जो लोग थे, वकील वर्ग था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने समझाया जन लोगों को जाकर, ये 3 कृषि कानून तुम्हारे लिए सही नहीं है। आया समझ में? रोड पर उतर लो, दिल्ली गए किसान सारे 1-1.5 साल तक भी पड़े रहे। ये सुनो, पड़े नहीं, तो किसने समझाया? उनके बीच में पता कौन है? राकेश टिकैत आया, जो उनका नेता था, वही तो सभ्य समाज है।
आज समझ वही तो जो सरकार के और जनता के बीच में ना जो सहभागिता निभाता उसे हम सभ्य समाज बोलते हैं, सिविल सोसाइटी का अभाव था। पहले नहीं ऐसा आया था, ये होना चाहिए ऐसा, तभी तो भ्रष्टाचार कम जन्म लेगा। आज समझ पहले सभ्य समाज का अभाव था, ये सुनो आज सभ्य समाज मौजूद है, बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ता दिखाई देगा। जहां भी ना तुम्हें लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार होगा, तुम बोल पड़ोगे वहां, क्योंकि तुम सभ्य समाज की कैटेगरी मानते हो। तुम लग रहा है ना एक तरफ जनता का बहुत ज्यादा मात्रा में शोषण हो रहा है आज समझ में, और सरकार ही शोषण करे, तो सरकार के और जनता के बीच में ना जो कोऑर्डिनेट का काम करता, वो भी एक प्रकार का पता क्या हो, संवाद का काम करता, वो हमारा सभ्य समाज का काम करता, उसे बोलते सिविल सोसाइटी। सब ये चैप्टर है, सब अपने आप में एक जबरदस्त तरीके से बात करने वाले हमारे, ये तो चैप्टर हमारे। तुम तो भ्रष्टाचार के कारण पढ़ रहे, एक तो चैप्टर पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, और सिलेबस पढ़ो कहीं ना पूरा पूरा हम तो क्वेश्चन निकाल लो पॉइंट, और सिलेबस भी याद होगा और पॉइंट भी लिखने के काम मिलेंगे। इस तरह पढ़ो सिलेबस को। बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं? इसे ना सब समय समाज का अभाव था, जो हमारे यहाँ ना दूसरी भाषा में बोलते हैं परिपक्व 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 वर्ग, इसे बोलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग, वो नहीं आता हमारे यहाँ से। आया समझ? मीडिया नाम सुना, मीडिया का, ये भी जनता के और जो सरकार है उसके बीच में सहभागिता नहीं निभाता, कोऑर्डिनेटर इनका काम नहीं करता, ये हमारे सिविल सोसाइटी के अंतर्गत आगा। लेकिन मीडिया की भूमिका में अलग से पढ़ाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बताओ भ्रष्टाचार के कारण पता लग रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मैं कोई भ्रष्टाचार का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसा आया अस्तित्व में, छोटे छोटे करके पॉइंट समझा रहा हूँ, इनके बारे में तो तमीज चर्चा करनी है, 10-10 12-12 घंटे बैठ कर, और तुम बहुत अच्छा पॉइंट लिखो, देखो तुम बेहतरीन उत्तर लिखो, सारे उत्तर साथ साथ डिस्कस करके चलूंगा। आज तक 2013 तक लेके तो अब तक कितने आए हैं, 2001 तक लेकर अब तक जितने क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं था ऐसे तुम छोड़ दोगे। GS2 का पेपर देखो, चलिए भी हुआ, सब तुम्हारे नोट्स में मिलेगा, सब टोटल तुम्हारे नोट्स में, और पीरी का नहीं है इसमें, टोटल इवेंट्स का। और जो सोच है ना वो तो अव्वल दर्जे की हो जाएगी तुम्हारी, कहीं बोलने लायक हो जाओगे तुम। ऐसे समझ, गवर्नेंस पड़ेगा ना, ऐसे लगा कि वास्तव में तुम्हारे अंदर प्रशासक के गुण हैं, आया समझ में? ठीक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? पहले पता क्या नहीं आता, पहले बेटे सोशल ऑडिट भी नहीं आता, सोशल ऑडिट भी, सोशल ऑडिट क्या हो ये भी जान लो। तो जो सोशल ऑडिट हो इसे बोलते हैं सामाजिक अंकन, या सरकार के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाना उसे बोल रहे लेखा परीक्षक, कैग। अब यहाँ जो सोशल ऑडिट है ना का अभाव था, सोशल ऑडिट का अभाव, अगर सोशल ऑडिट का अभाव होगा, सरकार के द्वारा जितना पैसा खर्च किया गया उसकी जांच कौन कर रहा? कैग। कैग नहीं करता। लेकिन मैंने ये भी सुना है जो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता, मैंने ये भी सुना है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करा, यस और नो? लेकिन जो मंत्रिपरिषद हो इसके अंदर तो प्रधानमंत्री आते हैं, इसका मतलब ये कभी इनके विपरीत जानेगा नहीं, इसका मतलब सोशल ऑडिट का अभाव हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। स्ट्रक्चर देख लो, यस और नो? पता लग गया? क्योंकि जो सोशल ऑडिट है उसका अभाव हमारे यहाँ सुधार करने की जरूरत। जब मैं कैग पढ़ा रहा था मैंने तुम बताया था यहाँ ना संविधान में संशोधन करा जा सके, अनुच्छेद 148 में उसका जिक्र कैग का। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आता? भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं हम, तो भ्रष्टाचार तक सीमित रहेंगे अपनी, आज समझ में? पता नहीं, इतनी बात बताओ समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो तुम्हें लग रहा है ना क्यों? क्योंकि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है ना, हम उसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने हमें खुद बनाया। मैं कैग हूं, आज समझ में? मुझे दीदी ने बनाया कैग, मुझे कह रहे चलो दीदी के बारे में पता करके बताओ। मैं कभी भी ना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाएगा मैं दीदी के खिलाफ नहीं बोल पाऊंगा, मुझे दीदी के द्वारा ही कैग बनाया गया, ये सुनो। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? ये तो बदतमीजी वाली बात हो जाएगी ना। जरा एक बात बताओ, इतना बताओ समझ में आया नहीं है? और क्यों भ्रष्टाचार जन्म लेता था पहले क्यों? आज भी ये आज भी ये जो कारण बताए जा रहे हैं ना, जब भी भ्रष्टाचार के बारे में लिखोगे ना, ये समझ लो ये इनकी रिलेवेंसी हमेशा बनी रहेगी, इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इतने सारे कारण बताओ भ्रष्टाचार कि पॉइंट ही खत्म होने वाले आ रहे, समझ गए? विकल्प का भाव था, विकल्प का। जरा एक बात बताओ, यहां कैसे भ्रष्टाचार जन्म लेगा? तुम यहां दूर दूर तो कोई यूपीएससी की तैयारी करवाएगा, रुड़की में, हरिद्वार में,
भाद्राबाद में कोई करवागा नहीं, करवागा तो तुम आनंद नहीं आने का, आए समझ में। और आनंद नहीं आने का तुम्हें लगेगा तुम्हारे अव्वल दर्जे की पढ़ाई हो रही, ना कोई तुम्हारी वहाँ जवाब देता है, ना कोई तुम्हारी वहाँ पारदर्शिता है, तो तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली, तुम अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो जाओगे। ये सुनो, इसका मतलब ये होगा तुम्हारे पास सिर्फ कितने विकल्प पढ़ने के लिए, वो कौन, ये सुनो विकल्प का, जो तुम्हारे मेरे पास विकल्प का अभाव होगा तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं मारूंगा, तुम्हें अंदर भ्रष्टाचार जन्म लेगा, एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही नहीं है, सकारात्मक भ्रष्टाचार। कौन सा, मारूंगा नहीं मारूंगा, मारूंगा तो मुझे फिर ही बैठना पड़ेगा। जरा बताओ, ये मोबाइल फोन इसके अंदर जियो रिचार्ज, अगर जियो के अलावा कोई कंपनी ना हो, एक ही जियो की कंपनी मान लो पूरे भारत के अंदर, जियो की एक ही कंपनी, एक ही विकल्प, तुम्हारे पास सबके पास जियो का एक ही सिम है भारत के अंदर, तो बताओ जो इसके अंदर जियो के अंदर काम करने वाले जो जियो के मालिक होंगे, अब ये ना दाम बढ़ा देंगे इसका, दाम बढ़ा देंगे, ये बताओ आम आदमी का शोषण होगा, जब शोषण होगा, इसे जो शोषण होगा उसे क्या बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार। इसका मतलब पहले पता क्या था, पहले विकल्प का भाव था, आज के समय में ये वाला पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, इतनी सारी कंपनियां, आज विकल्प बहुत, हम इसके पास नहीं जाएंगे तो उसके पास जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे उसके पास जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे इसके पास जाएंगे, ये सुनो कोई दिक्कत, इतनी बात बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो आज के समय में ना जो विकल्प का अभाव होगा तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। अब मैं हूं, ऐसे समझो मेरे पास बहुत सारे विकल्प, आज खुले आजाद पंछी तरह घूमता हूँ, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कहाँ जहाँ चारों तरफ जाऊँ, भ्रष्टाचार के जो पॉइंट होंगे ना जीरो होंगे, ऐसे समझो कोई दिक्कत। तो विकल्प का अभाव था। और बताओ तुम्हारे दिमाग में भ्रष्टाचार का कारण आ रहा हो, कोई आ रहा हो कोई कारण, सेवा का नाम सुना तुम, सर्विस जिसे बोलते हैं, जो तुम्हें दी जाती है, जो तुम्हें कार्य बताया गया विद इन टाइम में पूरा होगा, जो समय था ना वो निर्धारित समय में पूरा ही नहीं हो पाता था, जो तुम्हें सेवा दी जा रही, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हारा सिलेबस है ना मैं 40 दिन में खत्म करा दूंगा गवर्नेंस का, कितने दिन में 40 दिन में खत्म करा दूंगा, तो इसमें तो कुछ 3-4 बच्चा है, ये पता क्या कह रही है बीच में से, एक काम करो थोड़े पैसे ज़्यादा ले लो, 20 दिन में निपटा लो, 20 दिन, इन्होंने पैसे भी दे दिए मुझे और थोड़ा अलग से आना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका ये मतलब होगा कि भ्रष्टाचार जन्म ले लिया। क्यों, क्योंकि जो कार्य था ना वो निर्धारित समय सीमा में हो ही नहीं रहा, आया समझ, उसकी जो सीमा थी वो फिक्स ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा, आया समझ में। तो लिखो सेवा में निर्धारित समय सीमा का अभाव था, सेवा में निर्धारित समय सीमा का अभाव, समय सीमा का कितने कारण हो गए, इन्हें बताओ काउंटिंग करके। दूसरा पता क्या था, दक्षता का अभाव, तो दक्षता का एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं, दक्षता का अभाव, एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं, भ्रष्टाचार जन्म लेगा। वो कैपेसिटी नहीं है, एक व्यक्ति है, तुम्हें मैंने कहा कि जब तुम आईएएस बना दिया, आईएएस बनने की क्वालिटी भी होनी चाहिए, इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, इतनी क्षमता भी होनी चाहिए, बना दिया तुम, आया समझ में। ये बैठी हुई साइड में, इसके पिता के पिता आईएएस थे, क्यों कह रहे आईएएस बना देना, सरकार ने की थी, बना दिया, इसके अंदर प्रशासक वाली क्वालिटी नहीं है, आया समझ में, ठीक। इसे कहा गया स्वच्छता अभियान में ध्यान देना। भारत का जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ना, खराब कर रख दिया पूरा का पूरा, तो कठिनाई पैदा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्यों, एफिशिएंसी नहीं है ना। तो इसने खुद तो कैंपेन चला रही, वहां खड़ी होकर स्वच्छ भारत अभियान, हर हर गंगे हर हर महादेव वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे अभियान चला रही, और बाद में खुद की स्थिति देखो, ऐसे समझ। ये सुनो मैडम, इधर देख लो, ये तो आपका भी नंबर आ जाएगा। किसका भाव था, अभी उठे आप, उसके बाद पता क्या और क्या कारण हो, हमारे यहाँ ना जो कानून बने जाते हैं, कानून वे ना इतने जटिल होते हैं, उन्हें आम आदमी समझ ही नहीं पाता। जब आम आदमी समझ में नहीं आता तो बता रहा सारे इंग्लिश में लिखे हुए, और जो आम आदमी ना उसको पूछा जा, दिखाओ ये पेज दिखाओ, तो जो अधिकारी लोग हैं बता देते हैं इसमें तो 5,000 लिखा हुआ, आए तो इसके 10,000 रुपये पेंशन के, उसे बता दिए 5,000। कानून भी इतने जटिल बनाए जाते हैं
कि वे ना आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, तो कानून की जटिलता के कारण भी ना भ्रष्टाचार जन्म लेता। ये सर नो पॉइंट है बात में, कर दो फिर। अब तो मुझे एक बात याद आएगी, कानून की जटिलता नहीं है, कानून की जटिलता। क्या नाम था उसका, गार्डविन ऑस्टिन, उसने ये कहा था कि जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग। किसका स्वर्ग? उसे वकील ही पढ़ सकते हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो। जब आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा, कानून समझ में नहीं आएगा उसकी, जब कानून समझ में आए तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही। अब मुझे नेपोलियन की बात भी याद आती है, कानून की भाषा ना, सुनो ध्यान लगाएगा, नेपोलियन ने बहुत अच्छी बात कही थी कानून के बारे में। ये कहा था कि कानून की भाषा ना इतनी सरल होनी चाहिए कि उसे किसान भी समझ सके, और कानून इतना कम्पैक्ट होना चाहिए कि उसे इंसान कोर्ट में जेब में डाल के चल सके, कोर्ट की जेब में डाल के चल सके। इतना छोटा होना चाहिए, एक तो कानून छोटा होना चाहिए, दूसरा उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, ये कहना था। तब भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेगा, भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता। कानूनी व्यक्ति भी समझ में आया फिर तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही। आए समझ में, ऐसा किसने कहा था? नेपोलियन ने। स्टेटमेंट तुम चाहे तो कोड कर सकते हो। आए समझ में, किसने कहा था? नेपोलियन। कानून की भाषा किसकी? कानून की भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान भी समझ सके, किसान भी समझ। ऐसा लाइन कोड करोगे तुम लिखते वक्त, नंबर क्यों नहीं मिलेगा? फैन हो जाएगा तुम्हारा, पागल हो जाएगा तुम देख को। समझ सके तथा कानून इतना कंपैक्ट होना चाहिए उसे आम आदमी कोर्ट की जेब में डाल के चल सके। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक बार मोटे मोटे धीरे रिलीज करा दूं, भ्रष्टाचार के कारण याद दिला दूं। तो भ्रष्टाचार के कारण थे तो हमारे यहाँ गोपनीयता का अभाव था। जहां भी गोपनीयता होगी ना, गोपनीयता का अभाव नहीं, गोपनीयता थी। जहां गोपनीयता होगी तो वहां भ्रष्टाचार खुद ही जन्म लेगा। उसके बाद पारदर्शिता का अभाव। ऐसा क्या होगा? अगर पारदर्शिता होगी ना तो सरकार पर अंकुश लगाया जा सकता। अगर पारदर्शिता नहीं होगी ना तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। जब सरकार निरंकुश हो जाएगी तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। उसके बाद जवाबदेहिता का अभाव था, जवाबदेहिता की कमी थी हमारे यहाँ। आरटीआई आने से पहले ना हमारे यहाँ कोई जवाबदेहिता नहीं आती, उसके बाद जवाबदेहिता आई। शायद भ्रष्टाचार में कमी आई है उसके कारण। अगर देखो, जागरूकता का अभाव था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा भी जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन चला जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करा जा रहा है। आए समझ में। उसके बाद हमारे यहाँ जहां भी भ्रष्टाचार का कारण क्या होगा? ये तो कारण होगा अगर जन सहभागिता का अभाव होगा तो ये समझो भ्रष्टाचार जन्म लेगा। ये अगर सभ्य समाज का परिपक्व होना जरूरी हो, परिपक्व अगर हमारे यहाँ ना परिपक्व वर्ग हो, जो बुद्धिजीवी वर्ग बोलते हैं, अगर बुद्धिजीवी वर्ग होगा ना तो भ्रष्टाचार उसमें कमी आ सकती है भ्रष्टाचार में। अगर ये नहीं होंगे तो फिर भ्रष्टाचार तो जन्म लेगा ही लेगा ना। उसके बाद देखो, जो सोशल ऑडिट उसका अभाव था। क्यों? जो हमारा यहाँ क्या है, सोशल ऑडिट कौन करता है? जो मंत्रालय इनकी सांसदों की समितियों की सोशल ऑडिट कौन करता है? कैग। और जो कैग उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश करते हैं? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद की क्या जो मंत्रिपरिषद है ना, उसकी जो कैग के द्वारा उसकी सोशल ऑडिट की जाती है। ये तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ ना। हमारे यहाँ विकल्प का अभाव था। जब विकल्प का अभाव था तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही लेगा। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी थी। जो सेवा थी ना उसमें वह निर्धारित समय सीमा में हो ही नहीं पा रही, उसका अभाव था। उसके बाद दक्षता का अभाव था, एफिशिएंसी, अभी बताया था नहीं उदाहरण इसका। उसके बाद कानून की जटिलता। कानून इतना जटिल है ना, उस आम आदमी पढ़ ही नहीं पाता, तो फिर तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही। आया समझ में। पेंशन बताई गई 8,000, और जो कानून की भाषा वो आम आदमी समझ ही नहीं पाया, उसे लगा 5,000, तो 5,000 ही पकड़ लिया। ये तो भ्रष्टाचार जन्म लेगा ही। नेपोलियन ने क्या कहा था? कानून की भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि किसान भी समझ सके तथा
कानून की भाषा, कानून इतना कम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि उसे आम आदमी कोर्ट की जेब में डाल के चल सके। सही कहा नेपोलियन ने, गलत थोड़ा ही कहा। नेपोलियन बोनापार्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना बताओ, समझ में आई यार? कोई प्रॉब्लम? इतना यहाँ तक नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सारा कौन सा गवर्नेंस था? बैड गवर्नेंस। कौन सा? हार्ट नहीं, बैड, बैड गवर्नेंस। ये बैड गवर्नेंस था। इसके बाद अगर ये सबको सही कर दिया जाए, अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताओ। तो कारण तो पता लग गया इन्हें सही। अच्छा कारण ही उपाय हो इकोनॉमिक्स का, गोपनीयता का अभाव होना चाहिए, गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। आए समझ, पारदर्शिता ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके बाद जहां जहां अभाव था ना, बस वो अधिक कर दो। क्या दिक्कत? जवाबदेहिता होनी चाहिए प्रशासन के अंदर। उसके बाद जागरूकता होनी चाहिए। उसके बाद जनसहभागिता का होनी चाहिए। उसके बाद सभ्य समाज का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद सोशल ऑडिट होनी चाहिए। सोशल ऑडिट में ना क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता, इसमें संशोधन होना चाहिए। विकल्प अनेक, जो समाज है ना, सोसाइटी, उसके पास अनेक विकल्प होने चाहिए। उसके बाद जो कार्य है वो निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए। उसके बाद दक्षता, जो दक्षता, जो प्रशासन है उसकी दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद कानून बहुत सरल होना चाहिए। काम खत्म। ऐसे करके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता। पर समझा नहीं कुछ, अभी सिलेबस भी समझा भी, अभी तो बस सिलेबस कैसे निकल कर आगा। अभी बैड गवर्नेंस था, बैड गवर्नेंस, ये बैड गवर्नेंस ही था। तो जब इसे सही कर दोगे तो कौन सा गवर्नेंस आ जाएगा? गुड गवर्नेंस। आए समझो। और गुड गवर्नेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सुशासन। क्या कहते हैं? तो अब हम सुशासन समझेंगे, अब समझेंगे हम सिलेबस। अब लिखने वाले चैप्टर के नाम, यस और नो? नोट कर लो। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा, जिसमें हम कल चर्चा करने वाले, हम पढ़ेंगे कल सुशासन। सुशासन क्या हो, गुड गवर्नेंस क्या हो। ठीक, बताओ सुशासन क्या हो? अभी थोड़ी पहले बताया मैंने। गुड गवर्नेंस क्या हो, बताओ क्या हो? कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, कल इसको जबरदस्त तरीके से बहस होगी। ऐसा 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 कह सकते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट हो, कोई सरकार हो, सरकार हो ना, सरकार जब कार्यों का संचालन, किसका? कार्यों का संचालन जनहित में करती है, जनहित में करती है। और जो तुम्हारे पास जो एडिटोरियल परिभाषा आती थी ना, वो सब खत्म हो जाने वाली, ये किसी काम की नहीं है। ऐसे सुशासन की तुम अच्छी परिभाषा से लिखते थे, गूगल से सर्च करते थे, बोल कर सर्च करते थे सुशासन क्या हो, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं होने वाली। आज तुम्हारा डाटा बच जाएगा, सिर्फ अपनी कॉपी में जाओगे तो देखोगे जाकर फटाफट, बार बार रिवीजन करोगे, वही टॉपिक खोल लेना जाकर। यदि सरकार ना जब कार्यों का संचालन जनहित में करती है, तो ऐसे शासन को बोलते हैं हम, ऐसे शासन कहलाता है। कौन सा शासन? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस यानी हिंदी में कहते हैं सुशासन। सुशासन कौन सा शासन? अच्छा, अगर सरकार ऐसा कार्य जनहित में ना करते हुए अगर व्यक्तिगत हित में करती हो, व्यक्तिगत हित में, तो ऐसा शासन क्या कहलाता हो फिर? खराब शासन, बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस इंग्लिश हिंदी में क्या बोल लोगे? बैड गवर्नेंस, इसे बोलते खराब शासन। कोई दिक्कत यहां तक? ये चैप्टर नंबर पहला, कल जबरदस्त तरीके से बहस होगी इस पर। क्या होगा सुशासन, सुशासन कैसे बनाना चाहिए, सुशासन क्या हो, सुशासन को बनाए रखने के लिए प्रशासन में कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। आया समझ लो, सुशासन किसे कहते हैं, पूरा चैप्टर पूरा तमीज से बात होगी। आया समझ लो, ठीक, फिर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। और जो जो स्कीम होगी ना, करंट से अपडेट करके चलूँगा। अब तक जितना भी करंट होगा, जो जो स्कीमें योजनाएं चल रही होगी, वो साथ साथ में सब अपडेट करके चलूँगा। तुम्हें पीछे कोई करंट, कोई मैगजीन, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। आया समझो। इसके लिए बुक बताऊँ कोई, गवर्नेंस के लिए इसकी कोई बुक ही नहीं है। अगर तुम्हें बुक पढ़नी है तो तुम्हें मेरी की तरह वो पढ़ना पड़ेगा, तो वो पीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, लोक प्रशासन तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। इतने मान आने तुम इतनी बड़ी उसकी
विधि की किताबों की बुक पढ़ लो, ऐसी शौक हो पढ़ने का वैसे। ठीक है भाई, इतनी छोटी एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं जाती। इतना बताओ समझ में आया ना? मैंने तुम बताया दो जो गुड हो, थोड़े पहले बताया था मैंने, जो गुड हो सुशासन है। ये क्या लिखा हुआ, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या, सुशासन। और जो सु हो, सु ये क्या लिखा हुआ, शासन। इसका मतलब सु हो, इसका क्या मतलब, वो अच्छा। अच्छे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड। गुड का मतलब गार्ड से बना हुआ है, GARD गार्ड, ठीक, GURD। इसका मतलब क्या हो, रामराज्य, राम। और राम राज्य की संकल्पना मैंने समझाई, कितना अच्छा राज्य हो। आए समझो, जहाँ 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 राजनीति भी होगी, नैतिकता युक्त राजनीति होगी। आए समझ में, जहाँ व्यापार भी होगा, नैतिकता युक्त व्यापार होगा। आया समझ में, ऐसा राज्य राम राज्य कहलाता। जहाँ अधिकांश मात्रा में नैतिकता की बातें करते हैं, उस ऐसे राज्य को हम नैतिक राम राज्य बोलते हैं। ठीक, जहाँ नैतिकता की बात होगी वहाँ तो भ्रष्टाचार खुद ही नहीं होगा। जहाँ भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार का अभाव होगा, भ्रष्टाचार होगा ही नहीं, अभाव का क्या मतलब होगा, ऐसे राज्य को राम राज्य बोलते हैं। तो यानी सुशासन की संकल्पना ना वो आनी चाहिए, होनी चाहिए प्रशासन के अंदर। बाकी बातें कल, ये पहला चैप्टर होगा हमारा, पहले चैप्टर का नाम है सुशासन। क्या नाम होगा, इस तरह करके ना। मैंने ये चैप्टर क्यों बनाए, ये इसलिए बनाए, जो पिछले साल है ना, पिछले साल के पेपर की प्रकृति को देखते हुए बनाए, उनके पेपर को एनालाइज करा गया तो ये चैप्टर बनाए गए। ये सुनो, नोट कर लो पहले चैप्टर का नाम, नोट करो चैप्टर का नाम, किधर भी छोटे छोटे डाटा देके चलो तुम। अच्छा ये बताओ, तुम उसका नाम सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी का, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना, रुक जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल ना बहुत अच्छा रहा हुआ, इसलिए जो 25 जनवरी हो ना, 25 जनवरी को ना सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सप्ताह का सुशासन दिवस मनाया जा, एक सप्ताह का, किसका, एक सप्ताह का। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन हो, अटल बिहारी, देश के प्रधानमंत्री थे, इनके दिवस को बताओ हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में ही नहीं आई। ये चैप्टर पहले चैप्टर था, तुमने वैसे लिखा हुआ सिलेबस, चैप्टर का नाम पहले ये लिखा हुआ ना, सुशासन, ऐसे ही समझ रखा। तो उन्होंने चैप्टर का नाम बताया होगा। मैं तो छोटे छोटे तरीके से डिफाइन भी कर, छोटे छोटे तौर पर, सूक्ष्म रूप में मैंने थोड़ा थोड़ा परिभाषित भी कर दिया, ताकि तुम्हें अच्छा लगना स्टार्ट हो जाए कि पढ़ने वाले क्या। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ने वाले जो तुमने पहले में पढ़ाना हो, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, जो लिखने वाली कला होगी ना वो विकसित हो जाएगी तुम्हारे अंदर। और इतनी सिलेबस की खास बात होगी, जो मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे अगले दिन ही सुनूंगा, ठीक नहीं, क्योंकि बाद में तुम याद नहीं कर पाते, तो जितना पढ़ाएंगे उससे अगले दिन ही सुना जाएगा। और एक भी पॉइंट अगर मिस हुआ फिर देख लेना तुम। चैप्टर नंबर 2 का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 2 का नाम होगा सूचना का अधिकार। पॉलिटी में पढ़ गए होंगे तुम इसे, इसे मैं कहा था तुम, है ना, कुछ चैप्टर पॉलिटी के हम गवर्नेंस में ले लेंगे, उसका सिलेबस है। यहाँ सूचना का अधिकार पढ़ने वाले हम। सूचना का अधिकार को दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं पारदर्शिता, पारदर्शी शासन नहीं पढ़ने वाले, पारदर्शी शासन, चाहे सूचना का अधिकार बोल दो, यू कह दो पारदर्शी शासन, पारदर्शी शासन। इसे दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं खुला शासन, खुला शासन भी कह सकते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2, खुला शासन या पारदर्शी शासन। इसलिए मेरे द्वारा डिफाइन करा गया। ओपन गवर्नेंस, ओपन गवर्नेंस
पारदर्शिता क्या हो? सरकार के बारे में जानना। इसका मतलब वो देखो पारदर्शिता का यूं नहीं है कि तुमने सरकार के बारे में जान लिया तो वही पारदर्शिता नहीं है कि सरकार के बारे में तुम प्रॉब्लम पता लगी है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखना होगा, उस पर नियंत्रण भी करना होगा। ऐसा समझ में, सरकार को निरंकुश होने से रोकना भी होगा, वो पारदर्शिता कहलाता है, उसे बोलते हैं पारदर्शिता। यूं नहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखना होगा, उसे बोलते हैं पारदर्शिता। तो लिखा सरकार के बारे में जानना ही पारदर्शिता नहीं बल्कि उसका निदान भी करना आवश्यक होता है, उसे बोलते हैं पारदर्शिता, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसपेरेंसी। बताओ, इतनी बात समझ में ही नहीं है? कोई दिक्कत? yes or no? इसमें एक बात आई अधिकार की। चलो बात है, चलो अधिकार बताओ क्या होता है? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार, अधिकार एक प्रकार की आजादी होती है। शाबाश, वेरी गुड, यही परिभाषा इसकी। अधिकार, जो अधिकार, अधिकार हो क्या? अधिकार दो प्रकार के हो। अधिकार एक प्रकार की स्वतंत्रता हो जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा नो, सूचना के अधिकार की बात आई नहीं यहाँ। जब अधिकार होगा ना, अधिकार नाम ही अधिकार है, उसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। जो अधिकार हो ना, इसका मतलब उसकी प्रकृति पता क्या हो? उसकी प्रकृति नकारात्मक हो। क्या हो? ये तो समझना तुम। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिए, मैंने कहा जाओ आज के बाद तुम आजाद हो, कहीं कुछ भी बोल सकते हो। पता अगर तुम मुझे यह उल्टा सीधा बोल रहे ऐसे तो नकारात्मक बातें नहीं होगी एक प्रकार से। तो जो अधिकार हो ना, उसकी प्रकृति नकारात्मक हो। अधिकार की प्रकृति कैसी हो? नकारात्मक। अधिकार की प्रकृति ही नकारात्मक हो भाई, नकारात्मक। ये तुम्हें किसी को अधिकार नहीं देता, लेकिन अधिकार की प्रकृति कैसी हो? नकारात्मक। नंबर एक, सुन लो ध्यान लगा, नंबर एक हो हमारा संवैधानिक अधिकार, जिसमें जिसका जिक्र संविधान में हो, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार। और दूसरे कौन से होंगे मेरे? वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। जरा बताओ, जो सूचना का अधिकार है वो हमारा संवैधानिक अधिकार होगा या वैधानिक अधिकार होगा? जानते हो, वहां भी बताया था मैंने अधिकार पढ़ाते हुए, मैंने कहा था जिनका जिक्र भारतीय संविधान के अंदर होगा वे हमारे संवैधानिक अधिकारी होंगे। जैसे हमारे मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार होंगे ना, उनका जिक्र कहाँ से? संविधान में। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक। कौन से भाग में? भाग 3 में, है नहीं। और दूसरे नंबर पर एक और हमारा अधिकार संपत्ति का अधिकार है नहीं? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार बताओ कहां सी? 300A, 300A में नहीं है क्या? लेकिन हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। यानी जितने भी अधिकार है ना, जितने मौलिक अधिकार है वे सारे सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं। संपत्ति का अधिकार भी कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार, क्योंकि संविधान में जिक्र है इसका। संविधान में क्या है? जिक्र। सूचना के अधिकार का जिक्र संविधान में था? नहीं था ना। तो ऐसे कह सकते हैं जिसे बाद में जोड़ा गया हो, 2005 में नहीं बनाया गया सर। इसलिए सूचना का अधिकार हो एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है जिसका संविधान में जिक्र ना हो, जिसे बाद में जोड़ा गया हो। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार नोट कर दो, ये परिभाषा सब काम आने वाली होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। कब जोड़ा गया है सूचना का अधिकार? 12 अक्टूबर सन 2005।
अधिकार की प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक। अगर किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाए, उसे क्या बढ़ जाते हैं? रेट। ऐसे क्या बढ़ जाते हैं? इसीलिए हम किसी को क्या नहीं देते? अधिकार, क्योंकि वे क्या नहीं होते? लायक। इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? नालायक। तीसरे नंबर पर एक आया कॉर्पोरेट शासन, इसे पढ़ेंगे हम, कॉर्पोरेट शासन। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट शासन, दूसरी भाषा में निगमित शासन कहते हैं। निगमित, दूसरी भाषा में कहते हैं निगमित शासन। ये पढ़ने वाले हम। और ये हमारे यहाँ 1991 के बाद आया, वर्ष 1991 के पश्चात। कॉर्पोरेट शासन जो ना हमारे यहाँ, जब निगमित शासन कहते हैं, वर्ष 1991 के पश्चात आया, जब वैश्वीकरण का युग आया, जब तो एफडीआई आना स्टार्ट हुआ, ये तो बाहर की कंपनी आई, और जो हमें डर था कहीं हमारे यहाँ दुशासन न करना स्टार्ट कर दे, इसलिए हम ना इसे सिलेबस के अंदर जोड़ा, फिर बात हो जाएगा। कॉर्पोरेट शासन, आज ये जो निजी कंपनियां काम कर रही है ना, इनके अंदर भी जो शासन होना चाहिए, उस पर भी नजर होनी चाहिए, उसके अंदर भी गवर्नेंस काम करना चाहिए। ठीक, जो कंपनियां हमारे यहाँ कॉर्पोरेट शासन जिसे बोलते हैं, निगमित शासन जिसे बोलते हैं, 1991 के पश्चात आया। ठीक, कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4। अभी तुम सोचो चैप्टर क्या चल रहा है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का नाम सिटीजन चार्टर, इसे बोलते हैं नागरिक अधिकार पत्र। नागरिक अधिकार पत्र। चैप्टर नंबर कौन था? इसका मतलब समझ लो, जब तुम कभी किसी संस्था में गए होंगे, कॉलेज भी चले जाओ, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन में तुमको बैठा मिलेगा, बैठा हुआ मिलेगा, आया समझ लो, वो दिखाएगा देखो हमारे यहाँ कॉलेज का क्या स्ट्रक्चर होगा। अगर तुम्हें एडमिशन लेना ना, तो तुम्हें अपनी सीमा बनाना होगा, ये इसके रूल है फॉलो करने होंगे। जो सामने वाला अधिकारी बैठा हुआ होगा ना, वो तुम्हें एक पूरा का पूरा पत्र दिखाएगा, आया समझ। फिर तुम ना फिर तुम्हारे बारे में लिखा रहेगा, उसके बारे में लिखा रहेगा, हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना तो ये फीस होगी, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। किसी भी संस्था में चले जाओ, कहीं भी कोई सरकारी संस्था हो, वहां भी पता क्या होगा, वहां का एक सिटीजन चार्टर होगा, उसे एक पत्र बोल लेंगे, उसे बोले नागरिक और जो अधिकारी हो ना, उनके जो कर्तव्य हो, नागरिक और जो अधिकारी हो, उनके जो कर्तव्य हो, उन पर एक पत्र पर लिखे रहते हैं, उसे नागरिक अधिकार पत्र बोलते हैं। नागरिक अधिकार पत्र लिखो, इसमें छोटे से करके लिख दो, नागरिक व अधिकारी के कर्तव्यों का बोध कराने वाला पत्र। बोध मतलब ज्ञान, बोध कराने वाला पत्र, बोध कराने वाला पत्र नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। नागरिक व अधिकारी के कर्तव्यों का बोध कराने वाला पत्र नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके, तन्हा तन्हा मेरे बाद में रहना, इश्क न हो। तो नागरिक होंगे, नागरिक और जो अधिकारी होंगे, उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराने वाला पत्र क्या कहलाता? प्रेम पत्र। नागरिक अधिकार पत्र, प्रेम पत्र दिखाऊं तुम अभी। एक तुमने बहुत पढ़ा होगा, ई गवर्नेंस, पढ़ा? कुछ बच्चे सोचते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जी नहीं। ई के यहाँ बहुत सारे मतलब होंगे, बहुत सारे मतलब होंगे ई के। ई का मतलब हो इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव, अलग अलग गवर्नेंस मतलब होगा इसका, इफेक्टिव गवर्नेंस।
एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हो गए। इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस एंड सोशल, समझ जाना गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस। इंग्लिश में लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिंदी में लिखना है सो करना है सर इफेक्टिव को तो लिख दो ई फेक। और क्या लिखूं हिंदी में बताओ सर, मतलब है मेरे फालतू इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस। ई का मतलब यहाँ इंपावरमेंट, गवर्नमेंट भी है, इंपावरमेंट, एफिशिएंसी, गवर्नेंस, empowerment and efficiency governance, empowerment, efficiency। ये empowerment लिख दे यहां तक। कितने चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर हो गए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मतलब आप तरक्की को, आपका पक्का कल्याण होगा, जितना भी लिखवाया जाएगा अगले दिन सुना जाएगा, पहले बता रहा हूँ। यस, चैप्टर भी सुनूंगा, चैप्टर नंबर 6, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया की भूमिका, मीडिया की तुम जानते हो तो मीडिया की भूमिका का वर्णन ना भारतीय संविधान के कहाँ का रखा पता क्या करके? अच्छा मीडिया काम बताओ, मीडिया का काम तो पता ही होगा तुम्हें। एक सरकार हो एक तरफ हो जनता, ठीक, सरकार और जनता के बीच में समन्वय करना, जनता मीडिया काम हो। और मीडिया को भी आजादी जो दी गई वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ही दी गई। आया समझ में? भारतीय संविधान वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है मीडिया की जो स्वतंत्रता हो। 7वां, सभ्य समाज, सभ्य समाज, इसका नाम है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या नाम हो? जिसे हम परिपक्व वर्ग बोलते हैं, परिपक्व वर्ग। दूसरी भाषा में बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, ठीक। ये भी सरकार के नाक बंद करने का कार्य करता होगा, ये गवर्नेंस अच्छा बनाता होगा। अगर मीडिया अच्छी होगी तो बेहतर होगा शासन। आए समझ में? अगर इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल गवर्नेंस होनी चाहिए, एम्पावरमेंट गवर्नेंस, नागरिक अधिकार पत्र होने चाहिए सब, तो गवर्नेंस अच्छी होती चली जाएगी। 8वां चैप्टर, 8वें चैप्टर का नाम है स्वयं सहायता समूह। पढ़ा होगा तुमने इनके बारे में, स्वयं सहायता समूह। इसे बोलते हैं एस, एस का मतलब सेल्फ, एच का मतलब हेल्प, जी का मतलब ग्रुप, इसे बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। यह पता क्या हो एक प्रकार का, ये निर्धन लोगों का समूह हो, जो गरीब लोग हो ना उनका समूह हो, जो अपने आप को तो लाभान्वित करता और दूसरों की मदद भी करता। यह निर्धन लोगों का समूह होता है। उदाहरण दूंगा फिर जाओ। यह निर्धन लोगों का समूह है जो स्वयं को लाभान्वित करता है, लाभान्वित, यह निर्धन लोगों का समूह है जो स्वयं को लाभान्वित करता है, वह स्वयं को मदद करता है, स्वयं को ही, अपने आप को ही, स्वयं को मदद करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे बोलते हैं।
एक उदाहरण था राजस्थान के अंदर, उनके यहाँ सबके यहाँ पड़ोस पड़ोस में एक एक बकरी थी, सबने एक एक बकरी रखी और पूरा का पूरा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया। 100 बकरी एक साथ एक जगह इकट्ठा होगी, उनके पास से जितना भी दूध आता था ना उसे इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उसे बेचते थे मार्केट में जाकर, बहुत महंगा बिकता था। उस उन्होंने सब ना 100 के 100 व्यक्तियों ने मिलकर एक बैंक अकाउंट खुलवा लिया। जैसे उसमें तो किसी घर में किसी को एक बंदे को पैसे की जरूरत पड़ती थी ना, बैंक से निकाल लेता था, फिर जाकर उसमें जमा कर देता था बैंक में, किसी बंदे को पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो इस तरह का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है और एक सभ्य समाज का निर्माण भी कर सकते हैं इस तरह कर। आया समझ में? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम तभी से पढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या हो, इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है आज के समाज में, और होनी क्यों जरूरी है। जो भारत ना विखंडित होता दिखाई देगा, तुम अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता दिखाई देगा। जब परिवार जो पहले संयुक्त परिवार था, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करा जाए ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करा जा, ये समझ जाओ एकाकी जो परिवार की संकल्पना थी उसे दोबारा फिर संयुक्त परिवार की संकल्पना थी उसे दोबारा फिर विकसित करा जा सके। आया समझ में? चलो देखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप। 8 हो गए नहीं 9वां, कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर हो गए। आने वाले दिनों में मेरे साथ यही पढ़ने वाले तुम। उसके बाद 9वें चैप्टर का नाम है सोशल ऑडिट। लिखो 9वें चैप्टर का नाम सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट हिंदी में लिखने का सोच को देख लो, सोशल ऑडिट। जो इंग्लिश का वर्ड बहुत हार्ड हो ना, तुम्हें हिंदी नहीं पता तो ऐसे लिख रहे हो हिंदी में, देवनागरी लिपि में। कितने चैप्टर होंगे? 9। 10वें चैप्टर का नाम लिखो, 10 चैप्टर का नाम लिखो। लोक प्रशासन, लोकतंत्र एवं प्रशासन, ये भी मेरे साथ पढ़ोगे तुम। लोकतंत्र एवं प्रशासन। 11वां चैप्टर, हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र पाया जा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। 11वें नंबर पढ़ूंगा लोकपाल एवं लोकायुक्त। पढ़ाया नहीं मैंने, तो यहाँ भी था इसलिए मैं वहां पढ़ा नहीं रहा था, मैं सोचा यहीं पढ़ाऊँ। लोकपाल एवं लोकायुक्त। 12वें नंबर पर जाओ, 12वें नंबर पढ़ो सेवाएं। अभी सेवाएं कौन कौन सी हो? अखिल भारतीय सेवाएं सुने हो तुमने? एक अखिल भारतीय सेवाएं, एक राज्य सेवाएं हो, एक केंद्रीय सेवाएं हो, तो तीनों अलग अलग हो और तीनों को याद भी नहीं कर सकता। मैं कहने लोग बताओ, आईपीएस कौन सी सेवा? केंद्रीय सेवा या संघ सेवा, राज्य सेवा। पीसीएस वाली कौन सी सेवा? राज्य सेवा होगी। ये शहरी सेवा, तुम भी तो सेवाओं का हिस्सा बनने वाले, तो तुम कौन सी सेवाओं का? तो ऐसे याद रखना। जब लोक प्रशासन में पढ़ा ना, तो लोक प्रशासन में पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ा दूँ सेवाएं। अगर तुम्हें पता ना भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां, कितनी सूचियां? 3। 7वीं अनुसूची नाम बताओ। 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची, उसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी हो बताओ? एक तो संघ सूची होगी, एक क्या होगी दूसरे नंबर पर? राज्य सूची। एक क्या होगी? संवर्ती सूची। ये तो होगी। जरा एक बात बताओ, जो संघ सूची होगी, अभी मैं एक सेवा का नाम लिखता हूं, उसका नाम है इंडियन पोस्टल सर्विस। ये आईपीएस का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है, इंडियन पोस्टल सर्विस है। जो इंडियन पोस्टल सर्विस है ना, वो ना इंडियन पोस्टल सर्विस संघ सूची में पहले से सम्मिलित है। तो जो संघ सूची में सम्मिलित होगी ना, उसे ऐसी सेवा को हम केंद्रीय सेवा बोल रहे हैं। केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा। नाम सुना है एएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विस। यह भी हमारी संघ सूची के अंतर्गत आ गई। केंद्र सरकार ही तो भेजेगी कि राज्य सरकार भेजेगी ना, जब तुम वहां राजदूत बनो जाकर इराक के अंदर, तो ऐसी सर्विस को हम बोल लेंगे जो संघ सूची के अंतर्गत आ गई, उसे बोल लेंगे केंद्रीय सेवा। ये सारी केंद्रीय सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस हुई, इंडियन पोस्टल सर्विस हुई। जो संघ, तुम्हें याद नहीं करने की जरूरत है कि कौन सी सूची होगी। 7वीं अनुसूची याद कर लो। जो संघ सूची का विषय होगा वो संघ केंद्रीय सूची में आगा, और जो राज्य सूची का विषय होगा, जो राज्य की सेवाएं होगी, राज्य की सेवाएं, जो राज्य सूची का विषय होगा। जैसे कुछ भी ले लो, पीसीएस दे दो, पीसीएस के जितने भी एग्जाम हो ना, ये सारे इसमें आएंगे। अगर तुम पीसीएस में तुम्हारा सिलेक्शन होता, तुम सेवाएं देंगे, तो तुम स्टेट की सेवा दे रहे। एक को संवर्ती सूची,
संवर्धित सूची में के जो विषय होंगे ना अखिल भारतीय सेवाओं के होंगे, क्योंकि जो संवर्धित सूची में ना राज्य में केंद्रीय दोनों कानून बना सके। जरा मुझे बताओ, जो आईएएस का नाम सुना है तुमने, आईएएस का संवर्धित सूची में हो क्या? संवर्धित सूची में हो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सको, लेकिन जो केंद्र होगा ना उसका कानून सर्वोपरि होगा, ये तो मतलब हो। लेकिन जो आईएएस वो तो संवर्धित सूची में आगा, क्यों आगा? उसे हम अखिल भारतीय सेवाएं बोल लेंगे। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं तो तीन ही हमारे यहाँ की, एक तो आईएएस होगी, और एक होगी हमारी आईपीएस होगी, और एक होगी आईएफएस। आईएफएस का मतलब पता क्या हो? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस इधर आ गई साइड में। तो ये हमारी बता कौन सी सेवाएं? अखिल भारतीय सेवाएं। ये अखिल भारतीय सेवाएं संवर्धित सूची के अंतर्गत आ गई। लोक प्रशासन यही तो हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बोल लो, लोक प्रशासन ही तो हो। लोक प्रशासन में आईएएस, आईपीएस होगी, आईएफएस होगी। आईएफएस का मतलब यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगी। तो ये हमारी अखिल भारतीय सेवाएं होगी, ऐसा समझ। क्योंकि जो आईएएस अधिकारी है जिले के अंदर काम करेगा, जिले तो राज्य के अंतर्गत आएगा, तो इस पर राज्य भी और जो हमारा केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं होगी। इसी नीचे लिख सकते हो तुम ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सर्विस सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। आजकल एक चौथी सेवा बनाने की बात चल रही, AIJS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। आजकल इसकी बात चल रही, बहुत चर्चाओं पर आती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जज की तरह होनी चाहिए, जज है ना, जज की नियुक्ति करी जाती है, ऐसी एक सर्विस बनानी चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो हमारे यहाँ अखिल भारतीय सेवाएं कितने इस टाइम वर्तमान में? 3। सब पर बात करेंगे तमीज से होश में होगा, ठीक। कहाँ आईपीएस हो, कहाँ आईएएस हो, क्या ऑफिस आईएफएस हो, क्या पीसीएस हो, कहाँ कौन सी सेवाएं दी जाती है। प्रशासन में चले जाओगे तुम्हारा क्या काम होगा? जो भी तुम यहाँ पढ़ाऊंगा ना, ये समझ रहे हो, गवर्नेंस में तुम पढ़ाऊंगा, यही बात तुम्हें लवासना में पढ़ाई जाएगी। जब भी तुम्हें पढ़ाने होगा ना लवासना में, तो हमें तो होने का नहीं, ऐसे समझ। लेकिन तुम सर ये क्लास दोबारा रिकॉल हो रही होगी कि हम पहले पढ़ कर चुके, तुम्हारी ट्रेनिंग बाद में चल रही है। ये सब चीज तुम्हें लवासना में पढ़ाई जाएगी। कहाँ पढ़ाई जाएगी? तुम्हें बताया जाएगा। तुम प्रशासन के अंदर जाओगे तो तुम्हारा रवैया कैसा होगा, ये तो गवर्नेंस है। आए भाई, तो गवर्नेंस पढ़ने के बाद ना, तो तुम्हारा ना जो चलने फिरने की एक्टिविटी सारी चेंज हो जाएगी। कैसे खड़े होगे तुम, कैसे बोल लोगे, कैसे चल लोगे, कैसे तुम्हारे अंदर एथिकल वैल्यू होगे। आए समझ में, वो थोड़ा ही तुम आईएएस बन गए तो भाई क्या हाल है। पता है कि रुतबा हो उनका गवर्नेंस पढ़ने के बाद पता लगा, समझ में आए कैसे उनका आचरण होता, कैसे व्यवहार होता। वो जो वहाँ का जो गवर्नेंस एथिक्स हो ना, वो वही सीखा जा, लबासना में ट्रेनिंग के दौरान सीखा जा। जबरदस्त ट्रेनिंग हो, बहुत आसान है रास्ता। एक बार तुम लिखना सीख जाओगे, लिखने तो कभी मत भागना। धीरे धीरे अगर तुम पढ़ते रहेंगे, तुमने अगर साथ नहीं छोड़ना नहीं यूपीएससी का, तुम्हें लिख कर देख सकता हूँ गारंटी के साथ। अगर तुम्हारा टारगेट नहीं बदला तो पक्की बात लिख कर लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा एग्जाम पक्का क्लियर होगा। अगर तुमने अपना रास्ता बदल दिया तो जो है ना तुम्हारे पास वो भी भाग जाएगा। अंदर था ना, अंदर तो आ जाना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी चाहे कुछ हो जा। अब तो आधा रास्ता पता चल, 60% हिस्सा में पता लग चुका, 50% आया समझो, 50%। अब जो 50% वाला रास्ता है ना, वो तो हमें बहुत आराम से फूक फूक कदम रखना होगा। समझ की बात है। नोट्स का बमबारी नहीं करनी, दूसरे इधर उधर आसपास साइड में नहीं उलझना, फोकस एक जगह पूरी तरह लगा कर रखना। ना चाहते हुए चाहे कुछ हो रहा दुनिया में नहीं हो रहा, आया समझ में, कोई आ रहा जा रहा कुछ भी हो रहा, पढ़ाई फिर भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई जो छूटा हुआ ना वो फटाफट पक्का करना। पक्का कैसे होगा? यूं नहीं है कि बस कॉपी बनाई बस वैसे ही बस रख रखी। हाँ, याद करना डेली का डेली, पक्का होना चाहिए। ये खुद पक्का होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हें कहना चाहिए कि सुनो हमारे सर, ये सुनो हमारे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये बाद में पक्का होने वाले, अभी सुनो इसे। आया समझ लो। 1 या 1.5 2 साल का कोई महत्व नहीं होता जिंदगी में। पता भी नहीं चलता कैसे चले जाते हैं। मेरे तो पूछ लो, पता भी नहीं चला कब चले जाते हैं। 1 साल मुझे पता भी नहीं चलता कैसे चला जा। जब तुम पढ़ते रहते हो बिजी रहोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा 1 साल कैसे चला जाएगा। ठीक, क्योंकि सिलेबस यही काम आएगा, तो ट्रेनिंग का हिस्सा तुम्हारी। समझ में आया बात है। अब तुम सिलेबस की और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अब तुम ना दूसरों से अलग हो चुके। अब तुम्हारे दोस्त कोई नहीं बनना चाहिए, ऐसा समझ। तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। आस पास सब तो दोस्ती रिश्ते नाता सब तोड़ दो। अब 2 साल तक ना बस कमांड करके बैठ जाओ। 1 1.5 2 साल, 1 साल फैल भी हो गए कोई टेंशन नहीं, दोबारा फिर तैयारी करो। कॉन्फिडेंस नहीं लूज होने देना बिल्कुल। तुम इससे फिर अगर अगले साल फिर फैलोगे, फिर तुम इससे तैयारी करो, फिर तो तुम्हारा सिलेबस हाथ तो रख चुका होगा। जितनी बार एग्जाम में बैठोगे उतनी बार निकलेगा, जितनी बार एग्जाम में बैठोगे उतनी बार निकलेगा। ऐसा कर लेना अपना सिलेबस। कुछ भी हो अपना फोकस सिर्फ एक ही जगह लगा कर रखना। बहुत तरह बात बाधा आएंगी, इधर भी रास्ते में, इधर मुड़ने का तुम्हारा पूरा मन करेगा, इधर भी मुड़ने का पूरा मन करेगा, ऊपर उड़ने का भी मन करेगा। ऐसा समझ लो, इधर भी चले जाना, चाहे इधर भी चले जाना, ऊपर भी चले जाना, गिरोगे ही यहाँ। ऐसा समझ लो। इसलिए
किसी महान कलाकार ने बिल्कुल सही कहा, जितना भी कहा सही कहा, क्या भरोसा करना ग्यारों पर जब चलना ही है खुद अपने पैरों पर। है समझ में? मैंने कितनी बार कहा, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात करनी है जिसने खुद ही खुद से मुलाकात कर ली। कर लो, है समझ में? बहुत बड़ी दुनिया है इसकी, है समझ में? एक साल तो तुम्हें भी होगा पढ़ते पढ़ दो, जब एक साल तुम्हें हो चुका पढ़ते पढ़ दो, तुम्हें तो पता लगा सिलेबस अब तक खत्म होने में नहीं आ रहा, होने का भी नहीं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तुम जिस दिन मैंने पढ़ाया हो तुमने सिलेबस पूरा पक्का कर लिया, मैंने खुद अपने हाथों तक एक्सप्लेन कर रखा होगा, मजाल अगर तुम भूल जाओ। अपनी बात बताऊं, आज मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स का पेपर लिखा बैठकर, मैं इकोनॉमिक्स के लास्ट ईयर वाले के पेपर दे रहा हूँ बैठकर, एक भी अक्षर अगर मैंने पढ़ा हो, मैंने वो सारा गरीबी का दुष्चक्र जो तू छपा कॉपी में। आज समझ, इतना बेहतरीन बेहतरीन डाटा रखा, मैंने कुछ भी रिवीजन नहीं करा, कुछ भी। मैंने कहा जब मैं पढ़ाऊँ, चलो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं, तुम तो छात्र हो पढ़ने वाले, तो तुम कितना अच्छा लिखोगे। जो तुमने जिसने बीए में एमए में एडमिशन ले रखा लिख दोगे, गोल्ड मेडल मिलेगा वहां जाकर तुम्हें। साक्षी गरुड़ को ऐसे ही मिला हुआ, उत्तराखंड की थी वो, बीए में लिख दोगे, इतना अच्छा लिखा है। सब देख रहे हो वहां साइड से, क्या लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, डाटा निकाल निकाल कर। क्वेश्चन पता क्या था, इतना आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे थे। एक क्वेश्चन 20 नंबर का था पूरा पूरा, 2 घंटे का समय था, 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करने थे, और फिर इसमें तो 8 क्वेश्चन हो रहे थे, 4 क्वेश्चन करने थे। मैंने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, बस मैं देखते रहेगा। मेरे समझ में आया कि मेरा स्ट्रेंथ ही ऐसी, तुमने 1 साल में तैयारी कर ली ना, अब तुम्हारा स्ट्रेंथ बीए वाला बन चुका है, ये लिखने वाला बन चुका है। अब तुम ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, तुम आनंद नहीं आने वाला, तुम्हें लिखने में बहुत मजा आने लगा। अब तुम्हारा यहाँ स्ट्रेंथ बनता जा रहा है। अब तुम लिखने वाला एग्जाम दोगे ना, इसी एग्जाम को दोगे, इसी एग्जाम को, तो तुम्हारा ना स्ट्रेंथ बन चुका है। आज समझ लो, इसका तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला। जो दुनिया में हम कभी भी कोई नहीं कोई चीज पढ़ा ना, उसका पक्का बेनिफिट हो। अब मुझे पता लग चुका मेरा नंबर जबरदस्त आने वाला, और मुझे तो कहीं इतना विश्वास हो रहा है कि कहीं मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिल जाए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, ऐसा कोई लिखने का ही नहीं। इतना डाटा मेरे आता, सारा डाटा छपा मैंने A to Z। बात उसने ये भी पूछ रखा था कि कृषि क्षेत्र की ना, आज भी क्वेश्चन जो देखा इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा, कृषि क्षेत्र की क्या भूमिका, कृषि क्षेत्र की भारत की आर्थिक समृद्धि में क्या भूमिका। अब सोचो मैंने कैसे लिखा होगा। उसने पूछा क्या पर्यावरण और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं, और नहीं चल सकते तो क्यों नहीं चल सकते, आर्थिक विकास पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता होगा। यही बात मैंने वहां लिखी। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को थोड़ा तमीज से, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी अक्षर मैंने पढ़ा। जिस बंदे ने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया ना, उसने सब कुछ पढ़ लिया, उसका सब कुछ सुधर चुका है। पता कैसे पढ़ लिया, मेरे हाथों के द्वारा पढ़ लिया। आज जो मेरी बकवास है ना, यही काम की, बस उसे झेल ले जाओ। आया समझ, फिर तो भर भर कर लिखोगे। समझ में आया बात है? ठीक। तो मुझे तो इस बात का डर हो रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल ना मिल जाए। एक क्वेश्चन ऐसे मैंने छोड़ दिया। आया समझ में आया? तो ये तुम्हें बता रहा हूँ, जो बीसीए कर रहे होंगे तुम, जो बैठे ना जाकर धज्जे उड़ा दोगे किसी पेपर के, ऐसा लिखोगे, इतना बेहतरीन डायग्राम बना कर, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, वहां तुम्हारी कमांड है। आया समझ में? चलो ठीक। कितने हो गए?